बच्चे हैं हाथ खड़ा करें। ओके, गुड गुड। दो तीन नए हैं। अच्छा, नया कौन कौन है जिनका पहला दिन है, वेरी फर्स्ट डे? वन टू, तो दो ही बेड़ा जी करे थे। नए बच्चे हैं सर आज कुछ? आप दोनों ही हो? क्या बात है, इतना खौफ है तुम दोनों का? ओके, तो सेकंड ग्रेड में अपने चल रहा था अधिगम। एक सिद्धांत किया था हमने शायद, थोंडाइक। वो आपकी क्लास बदस्तूर जारी रहेगी। सैटरडे को 2 घंटे में लूंगा अलग से। और अब जो 2 या 3 कॉमन टॉपिक हैं, है ना, अगले 20 दिन वो अपन लेंगे साथ। 1.5 से 2 घंटे रोज क्लास होगी। वो फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी, दोनों में इंपॉर्टेंट है। सुन रहे हो मेरी बात? ओके, साथ में रीट में भी। तो पहले कॉमन टॉपिक है उनको अपन साथ पढ़ेंगे, और अपना टाइमिंग कभी 11 से कभी 1 से, ठीक है? और जो चल रहा है आपका अधिगम, उसकी अलग से सेकंड ग्रेड की क्लास होगी। आज तो एक ही होगी, बाकी फिर कल से डिसाइड करेंगे, मे बी मंडे से। ओके, कल शनिवार, कल देखेंगे, आपको बता देंगे जो भी है। तो कल 11 से होगी तो 11 से हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर रोज लेंगे ना। अब रोज लेंगे तो फिर आपको पूरे दिन पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो सारी क्लासेस हो जाएंगे रोज। साइकोलॉजी की आपकी रोज क्लास होगी, वो भी और ये भी। ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, है ना? 2 घंटे ये और फिर 1 घंटे वो, या फिर एक शनिवार को वो करें। चलो अब डेली वाली ठीक रहती है। ये तो डेली होगी होगी, फिर देखते हैं उसको। ओके, इस पे आ जाओ। ओके, नया टॉपिक है, हेडिंग डाल लो, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। उसको 10 पेज छोड़ दो। क्या बुक पीछे लिख लो ना, तो वो क्लास बताई नहीं इन्होंने। अब वो जो भी है, इसका तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, 2 घंटे की क्लास है यार। आप, हाँ हाँ, दूसरा लिस्ट ले लो, नोटबुक ले लो, और जिसको नहीं लिखना है वो बैठ के मेरी तरफ देख के सुन लो। भूमिका ठीक हो? चलिए करें शुरू। चलिए, 6-7 पेज छोड़ दो, 10 छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। या उर्दू की तरह रिवर्स शुरू कर दो, उल्टे लिख के वहां से। 6-7 पेज छोड़ दो, या 10 छोड़ दो, या फिर वही पेज छोड़ के अगले पेज से लिख लो, फिर वहां देख लेंगे। हाँ हाँ, दोबारा करवा दो। आप तो यहां से लिख लो, छोड़ो मत बस। टेंशन मत ले, टेक इट इजी। अब शुरुआत में टेंशन ले रहा है। ओके, तो देखो, महत्वपूर्ण चीज, अभी आपके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप सुन रहे हो मेरी बात? पहला है पर्सनैलिटी और दूसरा है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, लर्निंग, 3 चीज अगर आपने साइकोलॉजी में बेहतर तरीके से कर ली तो फिर कोई दिक्कत आती नहीं है। और स्पेशली पर्सनैलिटी वाला जो टॉपिक है वो सेकंड ग्रेड और रीट में ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें से 3 4 5 सवाल आ जाते हैं, क्योंकि इसी में समायोजन, रक्षा युक्तियां भी हैं। सुन रहे हो मेरी बात? तो अपन शुरू करते हैं। हेडिंग क्या लिखा आपने हिंदी में? व्यक्तित्व। इंग्लिश में पर्सनैलिटी। ओके, तो चलिए बताओ क्या होती है पर्सनैलिटी। रोज वास्ता पड़ता है ना इस नाम से। क्या पर्सनैलिटी है, क्या होती है आपकी नजरों में? बोलिए। बिहेवियर कैसा है? ओके, अनूपगढ़ वालों को बिहेवियर अच्छा लगता है। आप बताओ, व्हाट इज पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग यू? चलिए, और कोई? भूमिका तुम बताओ। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, क्या बात है। सूरत अच्छी, सीरत अच्छी, तू तो एक लाखों में वो। चलिए, अच्छी बात है। और ओके, बताओगे? चलिए, देखो कई बार ये होता है मैडम, हम आ गए ना, उसके बाद बात नहीं होनी चाहिए। फोन बंद है सबके? ओके, पूछूंगा तुम्हारे गांव में किसकी लीड है बाद में। कभी कभी किसी को देखते ही आपके मुंह से निकलता है बेसाख्ता। यस, किसी को देख के आप बोल उठते हो क्या दिखती है,
बोलते हो? किसी को देख के आप कह उठते हो क्या लगता है, क्या दिखती है, क्या लगता है, बोलिए पर्सनैलिटी है। यस, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बाहर से दिखने वाले रूप की बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी आप कहीं जाते हो किसी बहुत बड़ी क्लास में, नए बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है, तो वहां कोई सर आपको पढ़ाने के लिए आते हैं ऐसे ही, तो उनको देख के पीछे से विस्परिंग होती है, फुसफुसाहट होती है, अच्छा ये है क्या? वो कोई कहता अच्छा ये हैं, ये पढ़ाएंगे। लेकिन जब वो आते हैं, जब बोलते हैं, उनकी क्लास होती है, उसके बाद जब क्लास पूरी होती है तो कोई बोलता है क्या पर्सनैलिटी है। शादी करके नई बहू ससुराल जाती है और पहले ही दिन उसको पता लग जाता है ससुराल क्या होता है। जैसे ही वो गई, पहले दिन आपको पता है क्या होता है? पहले दिन मुंह दिखाई की रस्म होती है। सुनीता सुन रही हो? मुंह दिखाई की रस्म हो रही है और महिलाएं सब उसका घूंघट उठा के उसका मुंह देख रही है। लेकिन महिलाएं मुंह देख रही हैं तो साथ में कमेंट्स भी पास कर रही हैं। वो ज्यादा सुंदर नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो शादी करके गई है, वो ज्यादा खूबसूरत नहीं है, तो कोई उसका देख के कहती है कि मजा नहीं आया, उसके मुंह पे ही वो सुनती है। कोई कहती है जोड़ी नहीं जमी, कोई कहती है क्या लाए हो। अब औरतें हैं सब, कोई कुछ नहीं बोलती, केवल एक्सप्रेशन देती है। वो सुनती है क्योंकि उसने सुना है ससुराल क्या होता है। वो सबकी सुनती है, मुस्कुरा के रह जाती है, दर्द अपने अंदर समेट लेती है। वक्त गुजर जाता है, अब आती है रात, और जैसे ही रात आती है, उसने जो ख्वाब संजोए थे ना अब तक, वो आज की रात भी उसके लिए कोई खास खुशियां लेके नहीं आते, क्योंकि वो आते ही उसको बोलते हैं देखो ये शादी नहीं एक समझौता है, हम पति पत्नी हैं सबके सामने, यहां पे नहीं। वो सोचती है ये सितम और सही, इतना सहा है ये भी सह लेंगे। पूरी रात आंखों में कटती है, सोचती है, पर वो लाइव है, वो जिंदा है। अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है, एकदम नीट एंड क्लीन पूरे घर की सफाई करती है, सारे काम करती है, सबको बेड टी पहुंचाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, पूरा घर चमक उठता है। खाना ऐसा बनाती है कि उस घर में आज तक बना ही नहीं है। घर का हर मेंबर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद सबको उसकी आदत हो जाती है। हर कोई उसको पुकार उठता है, और जैसे ही कोई पुकारता है उसके लिए हाजिर रहती है। एक दिन अचानक वो चली जाती है, वापस नहीं आएगी। वो कहती है मैं वापस नहीं आऊंगी, वो चली जाती है। अगले दिन सुबह घर का हर इंसान पागलों की तरह उसको पुकार रहा है, उसको ढूंढ रहा है, पर वो नहीं आएगी। कोई कहता है क्या पर्सनैलिटी थी। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कहीं किसी का रूप, कहीं किसी का व्यवहार, कहीं किसी का कैरेक्टर, कहीं किसी की बुद्धि, ये सब मिलके बनती है पर्सनैलिटी। लेकिन फिर भी पर्सनैलिटी एक वाइड कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने सुना होगा किसी कवि ने बोला है कि जिस तरह से कविता विभिन्न शब्दों का मेल नहीं, चित्र विभिन्न रंगों का मेल नहीं, ठीक उसी तरह व्यक्तित्व भी बुद्धि, चरित्र, बाहरी रूप, रंग, इन सब का मेल नहीं। मतलब कुछ और है, इससे ज्यादा है। क्या है वो, हम कोशिश करेंगे जानने की। सबसे पहली बात, पहला प्रश्न जो आता है, बहुत बार आया है कि साहब इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो देखो हमने इंग्लिश में क्या लिखा है, पर्सनैलिटी। बोलिए पर्सनैलिटी। दरअसल पर्सनैलिटी बनी है, एक शब्द है परसोना, ये सुना आपने खूब। ओके, एक विद्वान थे अलेक्जेंडर के समय, जिनका नाम था थियोस्टोफर। क्या नाम था? थियोस्टोफर। ये जो थियोस्टोफर थे, ये वो पहले इंसान है जिन्होंने व्यक्तित्व का एक प्रकार बताया था, और वो प्रकार था फ्लेटर्ड टाइप। कौन सा प्रकार था? फ्लेटर्ड। जानते हो फ्लेटर्ड क्या होता है? फ्लर्ट से बना है, फ्लर्ट करने वाले। खुशामदी प्रकार। कौन सा प्रकार? सुन रहे हो क्या? खुशामदी प्रकार। और ये जो खुशामदी प्रकार था, ये उस जमाने में स्पेशली राजा को खुश करने के लिए लोग उसके सामने तरह तरह के मास्क लगाते थे। क्या लगाते थे? मास्क। मास्क को हिंदी में बोलते हैं मुखोटा। क्या बोलते हैं? मुखोटा। और ये जो मास्क और मुखोटा था, ये राजा की खुशामद करने के लिए लगाते थे। किसे लगाते थे? खुशामद करने के लिए। और इसी मुखोटे को, मास्क को उन्होंने बोला परसोना। इसको क्या बोला उन्होंने? परसोना। और यही जो परसोना शब्द है, उससे बन गई पर्सनैलिटी। क्या बन गई?
पर्सनैलिटी, तो पहली कहानी तो यह है जो परीक्षा में आती है। आपको पूछें पर्सोना किस भाषा का शब्द है तो क्या बोलेंगे? लैटिन भाषा का। दूसरा, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किससे हुई तो हमको बोलना है पर्सोना, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि परीक्षा में हमेशा इंग्लिश वाला शब्द इंपॉर्टेंट रहेगा। तो व्यक्तित्व की उत्पत्ति किससे हुई, इसका मतलब पर्सनैलिटी की उत्पत्ति किससे हुई, यह बात क्लियर हुई। पर्सोना जो शब्द था वो किसने दिया था? थियोस्टोफर ने दिया था। इनका नाम ध्यान रखना है, क्या नाम है? थियोस्टोफर। ओके, इसको लिखो आप, पहले लिखें। प्राचीन काल में, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में, लिख रहे हो ना सब लोग? प्राचीन काल में थियोस्टोफर नामक विद्वान ने, प्राचीन काल में प्राचीन काल में थियोस्टोफर नामक विद्वान ने थियोस्टोफर नामक विद्वान ने व्यक्तित्व का एक प्रकार, थियोस्टोफर नामक विद्वान ने व्यक्तित्व का एक प्रकार खुशामदी, और ब्रैकेट में लिखोगे फ्लेटर्ड टाइप, खुशामदी ब्रैकेट में फ्लेटर्ड टाइप बताया था। खुशामदी ब्रैकेट में फ्लेटर्ड टाइप बताया था। दूसरी बात, पहली बात आपने लिखी है, याद रखना है, थियोस्टोफर परीक्षा में आया है। दूसरी बात लिखें, ऐसे लिखें, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द पर्सोना से हुई है। लैटिन शब्द पर्सोना से हुई। अर्थ है, जिसका अर्थ है मुखौटा, और ब्रैकेट में लिख दो MAS के मास्क। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ है मुखौटा, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मास्क। तो हमेशा याद रखना, पर्सोना कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का है। इसका अर्थ क्या है? मुखौटा, और इंग्लिश में मास्क। पहली बार व्यक्तित्व का प्रकार बताने वाले कौन है? थियोस्टोफर, और उन्होंने जो प्रकार बताया वो क्या है? खुशामदी, इंग्लिश में फ्लेटर्ड टाइप। ओके, दूसरी बात, अब चूंकि बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं जो परीक्षा में बार बार आती हैं, उनको हम लिखेंगे। तो 3 4 5 स्टेटमेंट्स हैं, पहले वो लिखते हैं, फिर हम चलेंगे आगे। ठीक है ना? बोलो ओके। तो अब लिखो परिभाषा। परिभाषा, पहली परिभाषा होटशोन, नाम याद रखना, होटशोन। ये नाम सुना है कभी? होटशोन, होटशोन का एक स्टेटमेंट है, होटशोन। स्टेटमेंट लिखो, नाम लिखा होटशोन, इन्वर्टेड कॉमास लगाएं और स्टेटमेंट लिखिए। व्यक्तित्व व्यक्ति का वह स्वरूप है,
व्यक्तित्व व्यक्ति का वह स्वरूप है, व्यक्तित्व व्यक्ति का वह स्वरूप है जो उसे प्रभावशाली बनाता है। व्यक्तित्व व्यक्ति का कौन सा स्वरूप है? वह स्वरूप है जो उसे क्या बनाता है? प्रभावशाली बनाता है और दूसरों को प्रभावित करता है। व्यक्तित्व व्यक्ति का वह स्वरूप है जो उसे प्रभावशाली बनाता है तथा दूसरों को प्रभावित करता है। स्टेटमेंट किसका है? हॉटसन। तो नाम ध्यान रखना है हॉटसन का, और हॉटसन व्यक्तित्व की परिभाषा देते हैं कि साहब व्यक्तित्व व्यक्ति का वह स्वरूप है जो उसे क्या बनाता है? प्रभावशाली, और इससे क्या होता है? दूसरों को प्रभावित करते हैं। आप अगर इस परिभाषा के अंदर जाएं, आप सुन रहे हो मेरी बात, तो आप क्या समझते हैं? क्या कहते हैं हॉटसन? किसकी बात करते हैं? दूसरों को कैसे प्रभावित करेंगे? बाहरी रूप रंग की बात करते हैं या अंदर वाली बात? किसने कहा? कहां बोला? ऐसा तो नहीं बोला। वो तो ये कहते हैं कि आप किसी को इंप्रेस करें, दैट इज पर्सनैलिटी। ये थोड़ी कहा कि अपने रूप से इंप्रेस करो, ये तो नहीं बोला। यस, किसी भी तरह से हम किसी को इंप्रेस करें, दैट इज पर्सनैलिटी। ये किसने बोला? हॉटसन ने बोला। दूसरा नाम लिखे वुडवर्थ। वुडवर्थ व्यवहारवादी हैं, तो वुडवर्थ का स्टेटमेंट भी ऐसा ही है। इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, व्यवहार के समस्त गुणों का नाम ही व्यक्तित्व है। वुडवर्थ का नाम लिखिए और स्टेटमेंट लिखिए, व्यवहार के समस्त गुणों का नाम ही व्यक्तित्व है। वुडवर्थ, व्यवहार के समस्त गुणों का नाम ही व्यक्तित्व है। वुडवर्थ। वुडवर्थ नाम लिखा सबने? क्या परिभाषा लिखी? व्यवहार के समस्त गुणों का नाम ही व्यक्तित्व है। ओके, जब व्यवहार का नाम आए तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। कौन है? वाटसन। तो अगला नाम वाटसन का लिखिए। वाटसन क्या बोलते हैं? वाटसन का नाम लिखो, इनवर्टेड कॉमास, और स्टेटमेंट लिखो, हम जो कुछ भी करते हैं। वाटसन का नाम लिखिए, थोड़ा और खिसक जाओ ना आप मैडम, थोड़ा सा और खिसक जाओ। तो अठीन आ जा, तू आ जा, छोटी सी आ जाएगी, तू आ जा, नीचे से वहां आ जा। हैं? कोई बात नहीं, आ जा, नीचे से आ जाओ बेटा। तो दुख पाओगे कि खाक पड़ेगी, फिर कोई नहीं, आप बैठ जाओ। हमेशा पढ़ाई कर रहे हो तो एकदम रिलैक्स रह के पढ़ो ना, टेंशन तो आ रहेगी। अड़गा बैठी ना अड़गा के, कोई बात नहीं, टेक इट इजी, है ना। ठीक है, अब सही है ना? हाँ, आराम से बैठो, अब खुल के बैठ जा तो। ओके, चलो। वुडवर्थ बोलते हैं व्यवहार के समस्त गुणों का नाम व्यक्तित्व है। सुन रहे हो ना? तो फिर किसका नाम लिखा? वाटसन। वाटसन क्या बोलते हैं? लिखिए, हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं, यानी अपन जो भी करा, व्यवहार वही तो है। हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। वाटसन, हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। वाटसन। आप मुझे बताएंगे दूसरों को प्रभावित करने वाले स्वरूप को व्यक्तित्व किसने बोला? बहुत से लोग कह रहे हैं वाटसन। किसने बोला? हॉटसन। यस, व्यवहार के समस्त गुणों की बात कौन करते हैं? वुडवर्थ। तो वाटसन क्या बोलते हैं? वही व्यक्तित्व है। ओके, अगला स्टेटमेंट है उनका जिनका नाम आपको याद रहता है, और वो है वैलेंटाइन। कौन है वो? अच्छा, याद रहता है ये? बिल्कुल याद रहता है, तो लिखिए वैलेंटाइन। वैलेंटाइन साहब भी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वैलेंटाइन, इनकी परिभाषा में नेचर नर्चर दोनों की बात है। आपको कोई बोले ना कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, जैसे मतलब लंबे छोटे, गोरे काले, स्लो, लड़ने वाले, प्यार करने वाले, जैसे भी हो, किसने बनाया आपको ऐसा? दो चीजों ने।
यस, एक तो नेचर, दूसरा नर्चर। ओके, तो ये वाली बात कहेंगे वैलेंटाइन। आपको पता है नेचर क्या है? नेचर जन्मजात है कि अर्जित? बोलो, जन्मजात। और नर्चर अर्जित। लिखो वैलेंटाइन की परिभाषा। व्यक्तित्व, 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 ध्यान दो, व्यक्तित्व समस्त जन्मजात, व्यक्तित्व समस्त जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व समस्त जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वैलेंटाइन लिख लिया। व्यक्तित्व समस्त जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, प्रवृत्तियों का योग है। वैलेंटाइन क्या था? हाँ, उसमें गुणा था, उसको छोड़ दो। ये अपनी पर्सनैलिटी में बता रहे हैं योग है, इनका स्टेटमेंट है ये। गुणा किसने बोला था? वुडवर्थ ने बोला था। पर वुडवर्थ की व्यक्तित्व की परिभाषा नहीं है वो, ये इनकी व्यक्तित्व की परिभाषा है, जिसमें इन्होंने ऐसा बोला है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का क्या है? योग है। ओके, अच्छा, तुम उस गुणा वाली बात पे टेंशन में आ गई क्या? वो भी सही है और ये भी सही है। बात समझ में आ रही है ना? ओके, एक और परिभाषा है जो परीक्षा में आई है, बहुत महत्वपूर्ण है। उनका नाम है H.C. वारेन। क्या नाम है? तो नाम लिखिए, H.C. वारेन। H.C. वारेन, H.C. वारेन। क्या बोलते हैं ये? इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए। व्यक्तित्व, बेटा लिखो आप, है ना, कोई भी एडजस्ट करके, फिर बाद में घर जाके फेर कर लेना उसको। नाम लिखा H.C. वारेन, लिखा? क्या लिखा? H.C. वारेन। ओके, स्टेटमेंट लिखो। व्यक्तित्व, कॉमा, व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की, व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की किसी भी अवस्था में, व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की किसी भी अवस्था में होने वाला, होने वाला का मतलब है बनने वाला, व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की किसी भी अवस्था में होने वाला समग्र मानसिक संगठन है। यह शब्द इंपॉर्टेंट है, समग्र मानसिक संगठन, जिसको इंग्लिश में भी लिखना है। व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की किसी भी अवस्था में होने वाला समग्र मानसिक संगठन, ब्रैकेट में लिखना है एंटायर मेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एंटायर मेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। H.C. वारेन, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की कौन सी अवस्था में? किसी भी अवस्था में होने वाला कैसा संगठन है? समग्र मानसिक संगठन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? एंटायर मेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये महत्वपूर्ण बात कहने वाले हैं H.C. वारेन। क्या नाम है इनका? H.C. वारेन। H.C. वारेन किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? आप कैसा दिखते हो इसको? नो, तो किसको? क्या होता है मानसिक संगठन? यस, आप कैसा दिखते हो इट डजंट मैटर, लेकिन आप कैसा सोचते हो, आप कैसा परसेप्शन करते हो, आप किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते हो, आप कैसे तर्क करते हैं, आपको कितना याद रहता है कि कल हमने आपके लिए तो कुछ अच्छा किया था, आपको याद ही नहीं रहा। इसका मतलब वारेन साहब मेंटल ऑर्गेनाइजेशन या मानसिक संगठन को व्यक्तित्व से जोड़ते हैं। बात समझ आई? दूसरों को प्रभावित करने वाला स्वरूप व्यक्तित्व है, किसने बोला? बोलो, हॉटसॉन ने बोला। व्यवहार वाली बात करने वाले कौन? वुडवर्थ। तो जो भी करते हैं वो वाटसन, और जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियां वैलेंटाइन ने बताई। तो वारेन किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? ओके, समग्र मानसिक संगठन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटायर मेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक हमारा आरएस मेंस का बैच था, सुन रहे हो?
आरएस मेंस में बिहेवियर करके थर्ड पेपर में साइकोलॉजी आती है, उसमें हमने एक परिभाषा बताई थी, हर बार वही आती है। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो वहां भी अगर साइकोलॉजी में आती है तो शिक्षक भर्ती में तो फिर साइकोलॉजी में आनी है। जिस तरह से अधिगम की क्रो एंड क्रो की परिभाषा हमने पढ़ी ना, सीखना आदत ज्ञान और मनोवृत्तियों का अर्जन है, बुद्धि की वैश्विक की परिभाषा है, वैसे ही ये इतनी इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि लगभग हर पेपर में आई है। और ये परिभाषा देने वाले कौन है? आलपोर्ट हैं। शाबाश। कौन है ये? आलपोर्ट। यस। क्या है वो स्टेटमेंट? लिखिए, आलपोर्ट साहब का नाम लिखो। आलपोर्ट, जी आलपोर्ट। तो आलपोर्ट क्या बोलते हैं? के अनुसार मत लिखा करो, क्योंकि के अनुसार लिखोगे तो फालतू में 3 मिनट भी लगेंगे, 3 शब्द भी जाएंगे और आपका कीमती पेज भी जाएगा। तो केवल आलपोर्ट लिखा तो बात तो वही है। आलपोर्ट लिखा सबने? देखो, आलपोर्ट की परिभाषा में हम अभी बात कर रहे थे ना, भूमिका ने बोला था, क्या बात चल रही थी? ये सूरत अच्छी सीरत अच्छी। ओके, तो आलपोर्ट अपनी परिभाषा में दोनों ही चीजों को लेते हैं। दोनों ही चीजों के लिए उन्होंने एक शब्द काम में लिया है। आप में से कोई बता सकता है वो शब्द? इंग्लिश में साइकोफिजिकल, यानी मन भी और तन भी, मन भी और शरीर भी। तो मनोशरीरीय, मनोदेहिक शब्द सुना आपने? मनोदेहिक बहुत बार परीक्षा में। ओके, लिखे परिभाषा। आलपोर्ट क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक, कई बार परीक्षा में मनोदेहिक शब्द आता है, कई बार मनोशरीरीय आता है, बात एक ही है। इंग्लिश में लिखना है, मन को बोलते हैं साइको और तन को बोलते हैं फिजिकल। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक या साइकोफिजिकल तंत्रों का एक गत्यात्मक संगठन है। कितनी शानदार बात है! मनोदेहिक तंत्रों का एक गत्यात्मक, आप जानते हैं गत्यात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यस, डायनेमिक बोलते हैं। डायनेमिक, ये भी लिखना है। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक या साइकोफिजिकल तंत्रों का गत्यात्मक या डायनेमिक संगठन है। संगठन है जो, यस, यानी व्यक्तित्व में दोनों चीजें तो शामिल हैं, पर ये काम क्या करता है, इसलिए परिभाषा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि वहां पे जैसे मैंने बोला आपको आरएस मेंस में एक्सप्लेन करना होता है, तो इसलिए बहुत ही बढ़िया परिभाषा मानी जाती है। और अपने यहां भी तो व्यक्तित्व की परिभाषा में आलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के कौन से तंत्रों का संगठन है, तो आप बोलेंगे मनोदेहिक, इंग्लिश में साइकोफिजिकल। संगठन कैसा है? रिजिड या फिर डायनेमिक? डायनेमिक है, गत्यात्मक संगठन है, बदलता रहता है। गत्यात्मक का मतलब बदलता रहता है, और जो बदलता रहता है वो समायोजन करता है। वो क्या करता है? समायोजन। तो इनकी पूरी परिभाषा क्या है? लिखो आप, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक तंत्रों का एक गत्यात्मक संगठन है जो, यस, जो वातावरण के साथ, जो वातावरण के साथ उसका, जो वातावरण के साथ उसका सुसमायोजन स्थापित करता है। जो वातावरण के साथ उसका सुसमायोजन स्थापित करता है। जी आलपोर्ट। जो वातावरण के साथ उसका सुसमायोजन स्थापित करता है। आलपोर्ट की यह बेहतरीन परिभाषा है, क्योंकि डायनेमिक है तभी तो समायोजन करेगा। ओके, तो आलपोर्ट की परिभाषा याद रहेगी। आलपोर्ट व्यक्तित्व में किसको मानते हैं? तन को या मन को? दोनों को, जिसके लिए हिंदी में कौन सा शब्द? मनोदेहिक, और इंग्लिश में साइकोफिजिकल। ये संगठन कैसा है? गत्यात्मक, इंग्लिश में डायनेमिक है। इसलिए क्या काम होता है? वातावरण के साथ समायोजन होता है। याद रहेगी? ओके, अब चलते हैं बच्चों आगे। और अब व्यक्तित्व को हम थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा समझे ना? थोड़ा सा समझ आया आपको कि साहब परसोना से उत्पन्न हुई ये बात? लैटिन भाषा का शब्द था। परसोना का मतलब क्या था? भावना। तुम बीच में गायब रहती हो, नहीं रहती ना? ओके। मुखोटा, मुखोटा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
मास्क बोलेंगे। और पहली बार जो प्रकार बताने वाले एक विद्वान थे, क्या नाम था उनका? थियोस्टोफर। क्या नाम था? थियोस्टोफर। और उन्होंने प्रकार दिया था खुशामदी, इंग्लिश में फ्लेटर्ड टाइप, क्योंकि वो राजा की क्या करते थे? खुशामद करते थे उस जमाने में। और राजा को खुश करने के लिए और तो कोई साधन थे नहीं उस जमाने में, तो राजा के सामने डांस करते थे अलग अलग मुखोटे लगा के। वहां से निकला परसोना। क्या निकला? परसोना। और परसोना से बना पर्सनैलिटी। क्या बना? पर्सनैलिटी बना। हाथ हटा लो गाल से। ओके, उसके बाद हमने परिभाषाएं देखी। क्लियर? परिभाषा आपको याद ही है। अब व्यक्तित्व को हम कैसे समझें? तो अभी तक आप ये समझे हो कि साहब व्यक्तित्व का मतलब बुद्धि से भी है ना? व्यक्तित्व व्यवहार भी है, व्यक्तित्व बाहरी रूप रंग भी है कि नहीं है? व्यक्तित्व तन और मन दोनों है, और व्यक्तित्व डायनेमिक भी है, व्यक्तित्व समायोजन भी करता है। बोलिए, है ये सारी बातें? ओके, अब हम व्यक्तित्व को समझने के लिए अलग अलग कैमरे लगाएंगे, अलग अलग दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करेंगे, जिसको मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है डिफरेंट अप्रोचेज। तो पर्सनैलिटी को समझने के लिए अलग अलग अप्रोच हैं, वेरियस अप्रोचेज हैं, अलग अलग उपागम हैं, और ये बहुत ही खास है। जनरली मैं तो जब से पढ़ा रहा हूं, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूं, अप्रोच के हिसाब से। परीक्षा में जब से प्रश्न आ रहे हैं अप्रोच के हिसाब से आ रहे हैं। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल में जब हम जयपुर गए, उत्कर्ष में हमारे वीडियोस गए, उसके बाद लोगों ने अपनी किताब में ये अप्रोचेस डालनी शुरू करी। उससे पहले तो अप्रोच का मतलब उपागम होता है ये भी नहीं था पता उनको, सबको जो राजस्थान में पढ़ा रहे हैं। क्या क्या अप्रोचेस हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स अप्रोच। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकार। तो इसका नाम हो जाएगा प्रकार उपागम। क्या हो जाएगा? प्रकार उपागम में क्या होगा कि किसने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, उन सब की बात करेंगे। टाइप्स अप्रोच के बाद हम पढ़ेंगे ट्रेट्स अप्रोच। क्या पढ़ेंगे? ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? शील गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शील गुण। तो शील गुण की बात करेंगे हम साहब। वहां एमएमपीआई की बात भी करेंगे, वहां पे हम केटल की बात भी करेंगे, वहां आलपोर्ट की बात भी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टिव अप्रोच। कौन सी अप्रोच? प्रोजेक्टिव अप्रोच, जो बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के हिसाब से है। ध्यान है ना? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्रक्षेपी उपागम। क्या बोलते हैं? उसमें हम पढ़ेंगे आपके वो सीएटी, टीएटी, कैट, टेट पढ़ते हो ना आप, कितने कार्ड हैं और क्या क्या होता है, वास्तव में क्या होता है वो सीखोगे आप, वो जानोगे आप। और उसके अलावा बहुत से साइकोडायनेमिक्स, डायनेमिक से लेके ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तक बहुत सी बातें हैं, उन सबको करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, प्रकार उपागम। ये हेडिंग है। टाइप्स अप्रोच। केवल नाम पे प्रश्न आए, बाकी तो आए हैं खैर, लेकिन देखा आपको परीक्षा में ऐसी चीज है। मैं पिछली बार रीट का पेपर जब सोलो करवा रहा था, बताऊंगा आपको आगे, एक बहुत बढ़िया सी बात आएगी। 2 प्रश्न ऐसे आए थे पर्सनैलिटी पे, दोनों ही बेहतरीन, जो जनरली तो कोई करके नहीं आया था। खैर चलिए, हमारे बच्चे तो करते हैं, हर बार करते हैं। पर ये छोटी छोटी बातें, अब देखो मैं आपको बता दूं, अभी इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन, अभी आपको पता है इलेक्शन के बाद निश्चित रूप से 3 भर्तियां आएंगी। आएंगी ना? आनी ही है, आनी ही है। दरअसल एक पार्टी ने तो अपने घोषणा पत्र में दिया है, बीजेपी ने दिया है ना। ओके, तो संभावना ये है कि साहब बीजेपी सरकार आएगी, आते निकालेगी। कांग्रेस अगर आती है तो भी निकालेगी, निकालना ही है। ठीक है, तो अब कोई ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास इन बातों के लिए कि साहब रजिस्टर नहीं लाए। तो ऐसे बहानों के लिए बिल्कुल आप समय नष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और जैसे सुनीता है ना, ये क्लास की मेरे ख्याल से मोस्ट इंटेलिजेंट बच्ची है कि नहीं? तो इसको पता है, ये मेरे से रोज पूछती है सर आज क्लास होगी क्या, या इसको आइडिया है कि आज क्लास होगी कि नहीं होगी। पूछा इसने तो खुद एफर्ट किया ना। तो कई बार होता है आपको ये नहीं बताया तो आप ये नहीं कहता बताया नहीं, परीक्षा वाले दिन मां को बोलना उठाया ही नहीं सुबह, फिर ये क्या तरीका है? मतलब आपका कैरियर, आपका भविष्य है, खुद अलर्ट रहो आप। लोग तो आपको पीछे धकेलने में नहीं बताया बढ़िया रहेगा, 2 दिन की क्लास मिस होगी नहीं बताएंगे, लेकिन आप खुद अलर्ट रहो। ठीक है ना? तो कैसे भी करके आपको सबको ग्रुप बनाया हुआ है ना, टेलीग्राम में डालना चाहिए था। इनकी गलती है, मैं बोलता हूं क्यों नहीं डाला, लेकिन फिर भी आप इससे बच नहीं सकते कि साहब हमको पता नहीं है। जैसे पारुल वगैरह कुछ नहीं आई, अंकिता नहीं आई, आज नहीं आई ना, वहां से नहीं आए होंगे वो। ओके, एक आध दिन चल जाता है, पर हम लगातार ऐसा करते हैं फिर ऐसे ही बन जाते हैं।
और अगर वैसा करते हैं तो वैसे बन जाते हैं। सुन रहे हो मेरी बात? ओके। तो टाइप्स अप्रोच, इसमें प्रकार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रकार के। तो देखो 2 मिनट के लिए बोर्ड पे पहला जो विभाजन हम पढ़ेंगे, कौन सा विभाजन? पहला विभाजन पढ़ेंगे, वो इस नाम से परीक्षा में प्रश्न भी है। वो जाना ही इसी बात के लिए जाना जाता है कि साहब व्यक्तित्व का प्रथम विभाजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम विभाजन। कौन सा विभाजन पढ़ेंगे? प्रथम विभाजन। और आप जानते हैं ये किसने दिया? यस, हिप्पोक्रेट्स ने दिया। शाबाश। ये किसने दिया? हिप्पोक्रेट्स ने। और हिप्पोक्रेट्स ईसा से 400 साल पहले थे। इन्होंने कोई ग्रीक फिलोसोफर थे ये, इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बताई। मुझे तो लगता है कि जितने लोग दुनिया में बता रहे हैं वो हमसे पढ़ के बता रहे हैं। हमारे पुराने लोगों ने बहुत पहले बता दिया था, वात पित्त कफ बताया था, प्रकृति। पर ये साइकोलॉजी में नहीं है क्योंकि वो तो इंग्लिश में है। तो कौन जाने इन्होंने वहां से चोरी किया है क्या। पर इन्होंने एक बुक लिखी थी, नेचर ऑफ मैन। क्या बुक लिखी थी? नेचर ऑफ मैन। और वो बुक आई थी 460 बीसी में। उसमें उन्होंने पहली बार फ्लूइड्स के आधार पे हमारे शरीर में जो रस होते हैं, रसायन होते हैं, बॉडी केमिस्ट्री बोलते हैं जिसको, ह्यूमर्स बोलते हैं उसको, उसके आधार पे 4 प्रकार बताए। कोलेरिक, मेलेंकोलिक, सैंग्विन, फ्लेगमेंटिक। कोलेरिक, मेलेंकोलिक, सैंग्विन, फ्लेगमेंटिक पे जरूर प्रश्न आता है। और ये ग्रीक वर्ड्स हैं, लैटिन वर्ड्स हैं, तो जनरली हिंदी में बताएंगे लोग तो आपको, पर परीक्षा में तो ये वाले शब्द आएंगे। 4 प्रकार बताए थे। कितने बताए थे उन्होंने? 4 प्रकार बताए थे। और इनके जो 4 प्रकार हैं वो इनकी एक प्रसिद्ध बुक है उसमें है। और उस बुक का नाम क्या है? नेचर ऑफ मैन। मैं सारी चीज आपको लिखाऊंगा, नेचर ऑफ मैन। देखो याद करो, कभी हमने आपको डेवलपमेंट में एक बात बताई थी कि नेचर और नर्चर, याद है ना? तो नेचर का मतलब अनुवांशिकता से कि वातावरण से कि दोनों से? अनुवांशिकता से। तो पिछली बार सेकंड में प्रश्न आया था ना, प्रकृति। तो लोगों ने प्रकृति को पेड़ पौधे समझ लिया था और उनका गलत हो गया था। वास्तव में प्रकृति तो इंसान की फितरत है। ये महत्वपूर्ण बुक है हिप्पोक्रेट्स की। हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन भी कहलाते हैं, है ना? उसमें भी काफी रोल है। इसके बाद फिर एक उपागम आता है जिसमें हमारी बॉडी बाहर से दिखती कैसी है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे शरीर का गठन कैसा है। इसको बोलते हैं शारीरिक संरचना। क्या बोलते हैं? शारीरिक संरचना या बॉडी के स्ट्रक्चर के आधार पे व्यक्तित्व को 2 लोगों ने परिभाषित किया। एक का नाम था अर्नेस्ट क्रेशमर। क्या नाम था? क्रेशमर के नाम से हम पढ़ते हैं उनको, जर्मनी के थे। और दूसरा शेल्डन। दूसरा क्या था? शेल्डन। शाबाश। हम जानते हैं क्रेशमर ने बुक लिखी थी फिजिक एंड कैरेक्टर, मैं लिखाऊंगा अभी 1921 में। उसमें उन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे। कितने बताए थे? 4 पढ़े होंगे आपने, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक, डिस्प्लास्टिक। और फिर शेल्डन ने तो और भी कमाल का काम किया था कि साहब बॉडी के आधार पे हम बता देंगे कौन अपराधी है कौन नहीं है। एटलस ऑफ मैन बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने 3 प्रकार बताए थे जो आपने खूब पढ़े होंगे, एंडोमार्फिक, मिसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। ध्यान दो तुम, हां सोनाली के पास बैठी हो, वो 3 बताए थे। और ये जो 3 प्रकार है ये आप खूब पढ़ते हो, आयताकार, वृत्ताकार, लंबाकार पढ़ते हो ना। ओके, ये काम करने वाले कौन थे? शेल्डन। इन्होंने दरअसल क्रिमिनोलॉजी की बात करी डिलिंक्वेंसी में। डिलिंक्वेंसी जानते हो? किशोरावस्था में अपराध की प्रवृत्ति में जाने वाले बच्चों की बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बहुत प्रसिद्ध हुए परीक्षा में, जाने कितनी कितनी बार ये पूछे गए। ये दोनों क्रेशमर और शेल्डन व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटते हैं? शारीरिक संरचना के आधार पर बांटते हैं। ये बहुत मशहूर हुए, दोनों की बुक है। उसके बाद फिर एक अगला विभाजन आता है जिसको व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वोत्तम विभाजन। और आप बताएंगे व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विभाजन किसने दिया? युंग ने। शाबाश। युंग या कार्ल जुंग जो स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो अंतर्मुखी और दूसरा बहिर्मुखी। इस पे तो जाने कितनी कथाएं, कितने सिलेक्शन रुके और कितने हो गए, क्योंकि मासूम बच्चों ने उन किताबों को पढ़ा जिसमें युंग के 3 प्रकार बता दिए थे। हमको तो खंडन करना पड़ा, ये दूसरे साल ही कर दिया था हमने। तो खंडन क्यों करना पड़ा? कि आप ये पढ़ लोगे, क्योंकि हमको पता है क्या पढ़ रहे हो। परीक्षा में यही आया, एक बार नहीं 20 बार। युंग ने 2 ही बताए थे, उभयमुखी युंग ने नहीं बताया था, तो मायर ब्रिग्स ने इंडिकेटर में बताया था। तो परीक्षा में 2 भी ऑप्शन और 3 भी ऑप्शन, 3 ही करके आएंगे ना। वो तो जो ऐसी किताबें पढ़ते हैं जिसको लिखने वाले को क्या बोलूं मैं, युंग के बारे में जानकारी नहीं है। तो बहुत से बच्चे रह गए थे, हाई कोर्ट में भी बहुत से केस चले, प्रूफ मांगे गए, दिए गए, पर कोई मतलब नहीं है। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो जो पढ़ोगे हम हैं आपके साथ, एकदम ऑथेंटिक रहेगा वो।
तो युंग का विभाजन सर्वोत्तम माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वोत्तम। और आपको पता है युंग का विभाजन सर्वोत्तम क्यों माना जाता है? क्योंकि युंग के विभाजन का आधार है, जैसे पहला विभाजन नेचर ऑफ मैन में हम पढ़ेंगे, उसका आधार है शरीर के द्रव्य। क्या आधार है? दूसरे जो दो शेल्डन और क्रेशमर हैं, उनके विभाजन का आधार है शरीर की रचना, शारीरिक संरचना। क्या है वो आधार? और तीसरा जो युंग का विभाजन है सर्वोत्तम, उसका आधार क्या है? कोई बताएगा? युंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो प्रकार बताए, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। आधार क्या है? मनोवैज्ञानिक आधार है। ये क्या है? मनोवैज्ञानिक आधार है, इसलिए सर्वोत्तम है। फिर युंग के बाद एक और नाम आएगा, स्प्रेंजर। क्या नाम आएगा? स्प्रेंजर। और स्प्रेंजर ने भी बुक लिखी है, युंग ने भी लिखी है। इनकी दोनों की बुक में बड़ा कंफ्यूजन है। युंग की बुक का तो नाम है साइकोलॉजिकल टाइप्स, और स्प्रेंजर की बुक का नाम है यस टाइप्स ऑफ मैन। क्या बात है? स्प्रेंजर की बुक का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ मैन। और इसमें इन्होंने 6 प्रकार बताए। कितने? मेरे ख्याल से सबसे आसान ये 6 प्रकार ही हैं। आपने पढ़े ना, सैद्धांतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, कलात्मक, सौंदर्य प्रेमी आदि आदि। स्प्रेंजर का काम है 1928 में। युंग ने 1923 में बुक निकाली थी, इन्होंने 1921 में बुक निकाली थी। और फिर एक और महत्वपूर्ण काम हुआ, जो व्यक्तित्व का अंतिम विभाजन माना जाता है। क्या माना जाता है? अंतिम विभाजन। और वो देने वाले हैं जॉन हॉलैंड, या जी हॉलैंड के नाम से मशहूर हैं, जिन्होंने एक मॉडल दिया है जिसमें जो 6 प्रकार इन्होंने बताए हैं, लगभग वैसे ही 6 प्रकार बताए हैं, और वो षटकोणीय विभाजन कहलाता है। वो देने वाले हैं हॉलैंड, और हॉलैंड का विभाजन है अंतिम। हॉलैंड का विभाजन क्या है? अंतिम। और हिप्पोक्रेट्स का विभाजन क्या है? प्रथम। तो यात्रा हम शुरू करेंगे हिप्पोक्रेट्स से, और कहां पे जाके एंड करेंगे? हॉलैंड पे करेंगे, जिसमें आपको जरूर परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे। बात समझ आ रही है? बताएं, व्यक्तित्व का प्रथम विभाजन किसने किया? हिप्पोक्रेट्स ने। हिप्पोक्रेट्स ने कौन सी बुक लिखी? नेचर ऑफ मैन। कितने प्रकार बताए? 4। कितने बताए? 4। बाकी डिटेल करेंगे अपन। उसके बाद अगला, शारीरिक संरचना के आधार पर कितने लोगों के नाम याद रखोगे? तो पहला नाम क्रेशमर, दूसरा शेल्डन। क्रेशमर ने कितने? 4, और शेल्डन ने? फिर सर्वोत्तम विभाजन किसका? जुंग का। और जुंग ने कितने बताए? 2। जुंग के बाद फिर किसका नाम? स्प्रेंजर। स्प्रेंजर ने कितने बताए? 6। और फिर अंतिम विभाजन किसका? हॉलैंड का, जिन्होंने भी कितने बताए? क्लियर है भी? चलिए लिखेंगे, समझेंगे एक एक बात। टाइप्स अप्रोच आपने ऊपर लिखा है ना? ओके। उसके बाद नीचे लिखेंगे कैसे लिखना है। शॉर्ट नोट्स को प्रेफरेंस देंगे हम, ठीक है? तो नाम लिख लो हिप्पोक्रेट्स, हेडिंग डाल लें इसके नीचे हिप्पोक्रेट्स। के अनुसार लिखने की जरूरत नहीं है, हिप्पोक्रेट्स। हम देख रहे हैं व्यक्तित्व के प्रकार किस किस ने बताए। तो पहला नाम आएगा हिप्पोक्रेट्स। क्या नाम आएगा? हिप्पोक्रेट्स। प्रियंका ध्यान दो। अब हिप्पोक्रेट्स का जो विभाजन है, ऐसे साइड में लिख लो, वो है प्रथम विभाजन। तो हिप्पोक्रेट्स का विभाजन किस नाम से मशहूर है? प्रथम विभाजन के नाम से मशहूर है। आ चुके परीक्षा में। व्यक्तित्व का प्रथम विभाजन किसने दिया? तो क्या बोलेंगे? हिप्पोक्रेट्स बोलेंगे, थियोस्टोफर नहीं बोलेंगे। हालांकि थियोस्टोफर वाली बात भी ध्यान रखनी है। और ये जो विभाजन है, इसका आधार क्या है? तो हमको लिखना है शरीर द्रव्य के आधार पर। शरीर द्रव्य ओब्लिक बॉडी फ्लूइड्स। एक शब्द आता है फ्लूइड्स, ये तो आपको पता ही होगा, जानते हो ना? बॉडी फ्लूइड्स, या फिर इसको बॉडी ह्यूमर भी कहते हैं। बॉडी ह्यूमर। बॉडी फ्लूइड्स और बॉडी ह्यूमर और कुछ नहीं है, बल्कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ, जो हमारे पूर्वजों ने बहुत बार बताया था, वही है। ये उसको अलग तरह से डिफाइन करते हैं, गर्म ठंडे की बात भी करते हैं। और जब अपन पढ़ते हैं ना, 5 तत्वों से मिलके बना है शरीर। बोलिए कौन से? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। और ये बताते हैं 4। ये कितने बताएंगे? 3 की 4? 4 बताएंगे। इन्होंने 4 बताए, ठीक है? 4 जो इन्होंने तत्व बताए हैं, वो 4 सुन लो आप। इन्होंने 4 में एक तो अर्थ बताया है, अर्थ अपने भी है। एक इन्होंने फायर बताया है, फायर अपने भी है। फायर भी बताया, अर्थ भी बताया। एक वाटर बताया, वाटर अपने भी है, पानी। और चौथा इन्होंने बताया एयर,
एयर, क्या बताया, एयर अपने भी है, तो 4 बता दिए इन्होंने, एयर, वाटर, फायर, अर्थ। बात समझ आई? क्या क्या 4 प्रकार बताए? इससे पहले इनकी बुक का नाम भी आपको लिखना जरूरी है, तो बुक का नाम लिखो, ऐसे लिख लो बुक, ऐसे लिखो, शरीर द्रव्य बॉडी फ्लूइड्स के आधार पर, के आधार पर। कोई सेंटेंस बनाना चाहे तो वो बना लो, शरीर द्रव्य या बॉडी फ्लूइड्स या बॉडी ह्यूमर, ये शब्द भी लिखना, ह्यूमर के आधार पर अपनी पुस्तक, के आधार पर अपनी पुस्तक, बुक का नाम लिखो, क्या नाम था? शाबाश, नेचर ऑफ मैन। और ये बुक आई थी 460 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा से 400 साल पहले। तो हिप्पोक्रेट्स, विभाजन है प्रथम, आधार है शरीर द्रव्य या बॉडी के फ्लूइड्स या बॉडी के ह्यूमर या फिर बॉडी केमिस्ट्री, शरीर के रस, रसायन, कुछ भी आए। और पुस्तक का नाम है नेचर ऑफ मैन। और प्रकार कितने बताए? 4। कौन कौन से बताए ये अब लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स लिखने का फायदा यह है कि आपका सेंटेंस ना बने तो भी कोई टेंशन नहीं है। प्रथम विभाजन शरीर द्रव्य, बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी ह्यूमर, बुक नेचर ऑफ मैन 460 बीसी, 4 का मतलब 4 प्रकार, सिंपल। लिख रहे हो? कोई उलझन है? सब सुलझ गई? कहां सुलझती हैं सारी उलझनें? तुम्हारी सुलझ गई? हाँ, सुलझा लिया करो यार, अच्छे बच्चे हो तुम। ओके, घर मां कहाँ है? क्या हाल है? डेंगू ओके हो गया, ठीक हो गया? क्या बात है। तुम्हारे दोस्त के क्या हाल है? आपके क्या हाल है? आजकल भी सोते हो क्या? नहीं? ओके। सोहेल तो आया नहीं? नए वाले बच्चों कहां से आए तुम दोनों, बताओ? दोनों के दोनों? क्या बात है, मैथ्स के हो? ओके ओके, तो यहाँ रह के पढ़ना, मजा आएगा आपको। कोटपुतली में कौन जीत रहा है? कांग्रेस, बीजेपी? ओके, चलिए, तो लिखा सबने? लिख लिया ना सबने? ओके, बुक का नाम क्या है? नेचर ऑफ मैन। लेखक कौन है? हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स का विभाजन क्यों मशहूर है? क्योंकि ये प्रथम विभाजन कहलाता है। और इनके विभाजन का आधार क्या है? शरीर द्रव्य, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बॉडी फ्लूइड्स, या क्या बोलेंगे? बॉडी ह्यूमर। ओके, अब 4 प्रकार कौन से हैं वो लिखिए, 1 नंबर डाल के। पहला कोलेरिक, एक लाइन छोड़नी है। दूसरा मेलनकोलिक, अभी सेकंड ग्रेड में मेलनकोलिक पे प्रश्न आया था। मेलनकोलिक, हमारी पुरानी बुक में मेलनकोरिक दे रखा है, तो ये छोटे मोटे टाइपिंग वाले हो जाते हैं, फिर बोलने में भी वही जुबान पे चढ़ जाते हैं। पर परीक्षा में गलत नहीं होगा, चिंता नहीं करें। मेलनकोरिक याद रहता है तो भी ठीक है, पर ये मेलनकोलिक है, ये भी सेकंड ग्रेड में आया था। मेलनकोलिक, उदास, डिप्रेस्ड। तीसरा सेंग्विन, नाम सुना है? सेंग्विन बहुत मशहूर है, सेंग्विन। और चौथा फ्लेग्मेटिक। 4 प्रकार। लाइन छोड़ रहे हो ना एक एक, या आगे जगह तो आगे लिखवा देंगे। 4 प्रकार हैं, कोलेरिक, मेलनकोलिक, सेंग्विन, फ्लेग्मेटिक। फ्लेग्मेटिक, चारों के नाम लिखो, जी जान लगा के लिखो, ऐसा नहीं। क्योंकि मोंटेसरी ने बोला था एक स्टेटमेंट, मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा था, याद है आपको? गत्यात्मक कुशलता बौद्धिक कुशलता का आधार है। डायनेमिक स्किल, यानी अच्छी तरीके से हम किसी काम को, ये गत्यात्मक कुशलता ही तो है, आपका गमक कौशल ही तो है लिखना, है ना? तो इसको बढ़िया करो तो फिर इससे बुद्धि का विकास होगा। इसको ऐसे घसीटा मार के करोगे तो फिर कम होगा, इसमें ध्यान रखना है दिल से। ओके, बताइए 4 प्रकार बताइए। पहला कोलेरिक, दूसरा मेलनकोलिक, दूसरा, चौथा, पहला बोलो, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके, कोलेरिक, मेलनकोलिक, सैंग्विन, फ्लेगमेंटिक। और ये 4 क्या हैं? 4 हमारे रस हैं। कोलेरिक है येलो बाइल। येलो बाइल समझते हो? पीला पित्त,
ये दोनों जो है ना, लिक रिक, ये दोनों पित्त हैं। ऊपर वाले पीला पित्त, नीचे वाले काला पित्त। मेलानिन से काला याद रख लेना, मेलानकोरिक काला पित्त, ठीक है। सैंग्विन पता है आपको, ब्लड, रक्त प्रधान। और फ्लेगमेंटिक, फ्लेम्स शब्द आता है इंग्लिश में, आता है ना फ्लेम्स, ये कफ प्रधान होते हैं। तो देखो कोलेरिक के सामने पीला पित्त प्रधान, पीला पित्त प्रधान। इंग्लिश में लिखना चाहो तो येलो बाइल्स, येलो बाइल्स। मेलनकोलिक काला पित्त प्रधान, ये काला पित्त प्रधान है। क्या कॉन्सेप्ट बताता हूं अभी। ये ब्लैक बाइल्स वाले हैं, जिनमें ब्लैक बाइल्स ज्यादा है। सैंग्विन रक्त प्रधान, ब्लड। और फ्लेगमेंटिक कफ प्रधान, कफ भी इंग्लिश का शब्द है, श्लेष्मा प्रधान भी बोलते हैं हिंदी में। फ्लेगमेंटिक, फ्लेग से बना है, फ्लेम से बना है, इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन फ्लेम, फ्लेग्म या फ्लेम, ओके। तो ये 4 प्रकार बताए साहब। हिप्पोक्रेट्स ने लिखा सबने, ओके। कोलेरिक क्या है बोलिए, पीला पित्त प्रधान, मेलनकोरिक काला पित्त प्रधान, सैंग्विन रक्त प्रधान, और फ्लेगमेंटिक कफ प्रधान। अब ये जो 4 प्रकार हैं, दरअसल सैंग्विन, चूंकि माफ करें आपके हिप्पोक्रेट्स डॉक्टर थे, सुन रहे हो ना मेरी बात। तो और हमारा आयुर्वेद भी ये कहता है ना कि साहब हमारा जो शरीर है वो कुछ रसायनों से मिलकर बना है, रसों से मिलकर बना है। सब में होते हैं ये, लेकिन ये बैलेंस्ड होने चाहिए। उम्र के हिसाब से और मौसम के हिसाब से बदलते रहते हैं। अगर कोई ज्यादा डोमिनेट कर गया तो फिर डिजीज हो सकती है, बीमारी हो सकती है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही वाली बात आज से 2500 साल पहले किसने बोली थी, हिप्पोक्रेट्स ने। यह बात इतनी महत्वपूर्ण है कि हिप्पोक्रेट्स को व्यक्तित्व का पहला विभाजन करने का श्रेय दिया गया, याद रहेगा। अब कौन होते हैं वो लोग, तो हिप्पोक्रेट्स कहते हैं कि जिनमें पीला पित्त डोमिनेट कर जाए। डोमिनेट का मतलब सब सारे इनके फ्लूइड्स का बैलेंस होना चाहिए बॉडी में। पर कहते हैं ना कि ट्रेड्स भी सब में सारे ट्रेड्स होते हैं, बहुत से ट्रेड्स होते हैं, पर कोई एक ट्रेड डोमिनेट कर जाए, प्रभावी हो जाए तो आदमी वैसा ही बन जाता है, बनता है कि नहीं। तो जिनमें पीला पित्त डोमिनेट कर जाए या प्रभावी बन जाए, पीला पित्त ज्यादा हो जाए ये मान लो, तो फिर क्या होता है, तो फिर इंसान बेचैन होता है, गुस्सेल होता है, इरिटेबल, चिड़चिड़ा हो जाता है। हालांकि ऐसे लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, ऐसे लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं। गोल ओरिएंटेड समझते हो, लक्ष्य की तरफ ही बस इनके कदम होते हैं। इनमें इमोशंस कम होते हैं। आप में और हम में, जब हम इमोशनल हैं, इतने इमोशंस हैं, जैसे कोई यहाँ पे बैठा, मैंने उसको कुछ बोल दिया तो पढ़ ही नहीं पाएगा मेरी क्लास में, क्योंकि उसको इमोशंस हावी हो गए उसके। इसका मतलब वो गोल ओरिएंटेड नहीं है। तेरे को क्या मतलब है, गुरुजी ने क्या बोला, टच हुआ तो क्या मतलब है, तुमको तो वो चीज लेनी है जो तुम्हें मंजिल पे पहुंचाएगी। तो जो मंजिल पे पहुंचने वाली हर चीज की तरफ ही देखते हैं, वो तो होते हैं गोल ओरिएंटेड। और जो इमोशंस और भावनाओं में कुछ भी वेस्ट करते हैं, समय, दिमाग, एनर्जी, वो कोलेरिक नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है। तो ये वाली बातें भी परीक्षा में आती हैं, इसलिए आपको लिखनी है। कैसे लिखोगे, जगह है आपके पास आगे या बीच में। तो पीला पित्त प्रधान क्या होते हैं, लिखो इसी में। बेचैन, गुस्सेल भी होते हैं। कुछ अच्छी बातें, कुछ खराब बातें, दोनों ही है। बेचैन, गुस्सेल, इरिटेट भी होते हैं, चिड़चिड़े भी होते हैं, अंतर्मुखी भी होते हैं। नहीं, अंतर्मुखी मत लिखना। बेचैन, गुस्सेल, चिड़चिड़े व लक्ष्य निर्देशित होते हैं। लक्ष्य निर्देशित लिख लो, गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य निर्देशित। और खास बात इन पे, ये गोल की तरफ फोकस करते हैं, किसकी तरफ फोकस नहीं करते, इमोशंस की तरफ। तो चिड़चिड़े व लक्ष्य निर्देशित होते हैं। मेलनकोलिक पे प्रश्न आया था। मेलनकोलिक इमोशंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, भावनाओं के शिकार हो जाते हैं, और अक्सर ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। परीक्षा में आया था डिप्रेशन वाला,
ऐसे लोग एंजाइटी फील करते हैं, चिंतित होते हैं। तो मेलनकोलिक में लिखो एंग्सियस, चिंतित। भावुक, भावुक समझ गए आप? इमोशनल, ऊपर वाले इमोशनल कम है, लक्ष्य निर्देशित है, और ये भावुक है। चिंतित, भावुक और अवसादी। पर परीक्षा में कोई शब्द आता है, आपको वही लिखना है, डिप्रेशन, डिप्रेस्ड। चिंतित, भावुक, अवसादी, डिप्रेस्ड। चिंतित, भावुक, अवसादी, डिप्रेस्ड। ये अंतर्मुखी है। ऊपर वाले बहिर्मुखी है। ऊपर वाले में कोमा लगा के बहिर्मुखी लिख दो, इनमें लिख दो अंतर्मुखी। ये बहिर्मुखी होते हैं, ये आउटगोइंग है, आउटगोइंग। बहिर्मुखी आउटगोइंग होता है, अंतर्मुखी अंदर की तरफ गोइंग होता है, इनगोइंग होता है। तो ये खुद से बात करते रहते हैं, ये सेल्फ टॉक करते हैं। पर दुख की बात ये है कि ये सेल्फ नेगेटिव टॉक करते हैं, अपने आप से नकारात्मक बातें करते हैं, इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसलिए चिंतित होते हैं। इनके इमोशंस ज्यादा होते हैं और लक्ष्य की तरफ इनका ध्यान वो इमोशंस जाने नहीं देते। आप सुन रहे हो मेरी बात? अभी मैं एक रील देख रहा था, पता नहीं आपने वो देखा कि नहीं इंस्टा पे, कि हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन क्या है वो तो हकीकत और कल्पना में भी कोई अंतर नहीं कर सकता, जानते हो ना आप? वो तो वास्तविकता और उसके फर्क ही पैदा नहीं कर सकता, मतलब समझता ही नहीं है। तो आप उसको जो फीडिंग देते हो, वो फीडिंग ही हमको मिलती है वापस। इसलिए कहते हैं ना कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। ऐसा कई बार सुना ना आपने? तो उस रील में बताया था कि कभी भी आपको कोई ऐसा सपना आता है, हमें सपने आते हैं ना सबको, तो सपने में कई बार हम मरने वाले होते हैं ना, और जैसे ही हम मरने वाले होते हैं, मतलब बस अब तो मरे, उसके बाद आंखें खुल जाती। पता है आपको क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जानता ही नहीं कि मौत और मौत के बाद क्या है, उसको पता ही नहीं है, इसलिए आंख खुलती है। तो हमारा दिमाग, हमारे दिमाग में जो फीडिंग हम देते हैं, कंडीशनिंग कर लेते हैं, वही चीजें आप कहते हैं ना। मैं अब ऐड आता है ना कि मैं स्ट्रांग हूं, लड़की कह रही है मम्मा डर लगता है स्कूल जाने से, तो माँ कहती है बेटा मंत्र देती हूं तुम्हें, तुम ऐसा बोलो मैं स्ट्रांग हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं स्ट्रांग हूं, स्ट्रांग बन गई। यही है सारा खेल। क्लिनिक प्लस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो मंत्र दे रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं। क्या करते हैं? नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो परीक्षा में आया था सेकंड ग्रेड में, कैसे लोग जो चिंतित होते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, वो किस प्रकार के व्यक्तित्व में आएंगे। तो 4 ऑप्शन थे, सही जवाब क्या था? मेलनकोलिक। तो याद रखना, मेलनकोलिक उदास है। क्या है? उदास है, सैड है, डिप्रेशन है, अंतर्मुखी है और उदास भी है। पर अंतर्मुखी क्या करते हैं पता है आपको? अंतर्मुखी जो होते हैं वो थॉटफुल भी होते हैं। क्या होते हैं? थॉटफुल होते हैं, हर बात की चिंता करते हैं, हर बात पे चिंतन करते हैं। वो एनालिटिकल भी होते हैं। क्या होते हैं? एनालिटिकल भी होते हैं। ऐसे लोग क्रिएटिव भी होते हैं। बहुत सी विशेषताएं उनकी हो सकती हैं, पर हम तो 2, 3, 4 जो परीक्षा में आ सकती हैं केवल उन्हीं को लेंगे और उससे बाहर कोई बात आएगी नहीं। ओके, तीसरा है सैंग्विन। तीसरा क्या है? सैंग्विन कौन होता है? बोलो। यस, रक्त प्रदान का मतलब वो पेंगुइन होती है। कहां मिलती है पेंगुइन? न्यूजीलैंड में ज्यादा। कीवीज बोलते हैं ना उनको। कल फाइनल, कल नहीं, आज सैटरडे है, संडे को फाइनल, परसों है। परसों देखना, मैच देखेंगे। अगर हम आए तो यहाँ देख लेंगे, पक्का देखेंगे। वर्ल्ड कप फाइनल है इंडिया का यार, देखेंगे तो क्यों नहीं देखेंगे। जब अनुष्का देख रही है तो हम क्यों नहीं देखेंगे? संडे को तो आएंगे नहीं, छुट्टी करेंगे। हाँ, उसका बता रहा तो हमारे भी स्टार है। ओके, तो देखो, सुन रहे हो मेरी बात? ध्यान दो। रक्त प्रदान का मतलब क्या हुआ? ये इनकी बॉडी केवल ब्लड से बनी है या बाकी कंपोनेंट्स या बाकी फ्लूइड्स हैं तो सारे। यस, अब कम ज्यादा नहीं है। मतलब देखो, साइंटिफिक भी है ये मेडिकली भी ये चीजें प्रूवन है। यानी जो सैंग्विन प्रकार के होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब उनमें 15 लीटर खून है। क्या ब्लड की मात्रा तो उतनी है, पर
क्वांटिटी तो उतनी पर क्वालिटी में फर्क है। ब्लड में क्या क्या होता है, बहुत सी चीजें हम आजकल जान गए, जैसे अभी धर्मा जाट को पता है प्लेटलेट्स काउंट करवा के आया, वो होते हैं ना प्लेटलेट्स, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, आरएस फैक्टर होता है, कुछ भी होता है ना, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में तो सारे जानते हैं आप लोग। हमारी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए मैडम बताओ? 11 से लेके 14-15 तक होना चाहिए ना, 11 तक। जनरली 10, लड़कियों में 10 चलेगा, 9 चलेगा, उससे ज्यादा फिर कहते हैं भी तुम अनार खाओ, बीट्स खाओ, कहते हैं ना सर। तो आप सुन रहे हो, बॉडी, आवाज नहीं आ रही? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन अगर कम है, आप सुन रहे हैं, कम है, तो हम कैसे होंगे? एनर्जेटिक होंगे या फिर सुस्त होंगे? और ज्यादा है तो एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक ऑक्सीजन ले जाता है ना। तो यही वाली बात इन्होंने बोली है कि जो सैंग्विन होते हैं, रक्त प्रधान व्यक्ति होते हैं, वो कैसे होते हैं? एनर्जेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एनर्जेटिक। इसका मतलब इन सब में साइंस भी है, मेडिकल साइंस भी है, तभी तो इनकी चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो रक्त प्रधान सैंग्विन में लिख लो आप, ठीक है ना, इसमें लिखो आप। एक्टिव होंगे, क्रियाशील, ये क्या होते हैं? क्रियाशील। जब क्रियाशील होते हैं तो फिर वो प्रसन्नचित भी होते हैं। आप कोई काम करते हो तो आपको हैप्पीनेस मिलती है, तो क्रियाशील, प्रसन्नचित, कोई काम करते हैं डोपामाइन रिलीज होता है। क्रियाशील, सेरोटोनिन रिलीज होता है। क्रियाशील होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। ऊपर वाले निराशावादी हैं, लेकिन नीचे वाले तो आशावादी हैं। क्रियाशील, प्रसन्नचित, आशावादी, चंचल। ये प्लेजर सीकिंग करते रहते हैं, मतलब खुशियां ढूंढते रहते हैं, हर काम में मजा आता है इनको। अब आपको कितना प्लेजर मिल सकता है? आप कैसी चीजें पढ़ रहे हैं, और ये चीजें आपकी जिंदगी बनाने वाली हैं, फिर भी कोई उदास है तो है। किस मेरा थोड़ी है मैडम, आपका ऐसा है ना? हाँ, दे दो इनको, दे दो, पास कर दो। ओके, प्रसन्नचित, क्रियाशील, आशावादी, चंचल। चौथे फ्लेगमेटिक, माफ करें, फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक कौन है? फ्लेगमेटिक वो है जिनकी बॉडी में फ्लेम या श्लेष्मा की प्रधानता होती है। प्रधानता मतलब वो डोमिनेट करता है। और ऐसे लोग होते हैं काम। काम समझते हो? काम किसको बोलते हैं? CALM, काम का मतलब शांत। ये लोग होते हैं शांत। ये लोग होते हैं शांत एकदम, मतलब इनको विरक्त कहते हैं। ये रक्त वाले, ये विरक्त हैं, शांत, विरक्त। विरक्त कौन होते हैं? विरक्त वो होते हैं जिनको इमोशंस ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, इमोशनली स्टेबल, संवेगी, स्थिर, संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। शांत, विरक्त, संवेगी, स्थिर। शांत, विरक्त, संवेगी, स्थिर। और एक छोटी सी बात और भी लिख लो, आपका जगह है ना, जगह। कोलेरिक जो है, लिनोबाइल जो है, कैसे भी करके कहीं भी साइड में कहीं बना के, कुछ भी इधर बना के, ये हैं आपके फायर। मेलनकोलिक है अर्थ। अर्थ का मतलब पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी। ये है एयर, हवा में उड़ते हैं। और ये है वाटर। क्या बात है लड़की, वाटर। कोलेरिक मतलब फायर का मतलब, ये लिख दो आप चारों, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। वाटर कौन जाने किसी दिन पेपर में मिलेगा। फायर, अर्थ, एयर, वाटर। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, पानी। अपने 5 से क्या छूटा उसमें? आकाश। फिर एयर को ले सकते हैं, आकाश तो, अच्छा वायु आकाश 2 है अपने, तो फिर आकाश छूट गया। ओके, आकाश छूट गया, शाबाश। तो अपने आकाश इन्होंने एक ही मान लिया। तो देखो फायर का मतलब, सुन रहे हो मेरी बात? फायर मतलब इनके आग लगी रहती है तन बदन में, कुछ करें कुछ करें। ये लीडर्स भी होते हैं, लीडर्स होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, लक्ष्य की तरफ ही भागते रहते हैं। बस शांति नहीं है जब तक मंजिल ना मिले। इनमें इमोशंस ज्यादा डिस्टर्ब करते नहीं है इनको, ठीक है। ये अर्थ मतलब धरती पकड़, अब कहते हैं कि यार ऐसे धरती पकड़ के बैठ गया, नहीं कहते ऐसा,
कहते हैं कि नहीं? तो धरती पकड़ के कौन बैठ गयो? चिंता हो गई, पकड़ लिया। ठीक है। और ये एयर, हवा में उड़ते हैं, क्रियाशील, प्रसन्नचित, आशावादी, चंचल, खुशियां ढूंढते रहते हैं। हवा में उड़ते हैं वो खुशियां ढूंढ रहे हैं कि नहीं? पंख, पंख लग गए साहब, पंख, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, ये वही है। और फ्लेगमेंटिक, वाटर, वाटर एकदम शांत, स्टोइक, शांत, विरक्त, इनको इनकी भावनाएं, इनमें भी भावनाएं डिस्टर्ब नहीं करती इनको, ये स्थिर है, स्टेबली है इमोशनली। तो ये चार बातें आपको याद रखनी, याद रहेगा? रहेगा ना? ओके। हिप्पोक्रेट्स का काम है ये। किसका काम है? हिप्पोक्रेट्स का। और ये काम कहलाता है व्यक्तित्व का कौन सा विभाजन? प्रथम विभाजन। इनकी बुक का नाम याद रखना, नेचर ऑफ मैन। और इन्होंने जो विभाजन दिया उसका आधार क्या है? शरीर के द्रव्य या फिर बॉडी फ्लूइड्स, फ्लूइड्स बोलिए, फ्लूइड्स, या फिर एक शब्द और बोलिए, ह्यूमर। फ्लूइड्स या ह्यूमर के आधार पे कितने प्रकार बताए? चार। पहला कोलेरिक, दूसरा मेलनकोलिक, तीसरा सैंग्विन, चौथा फ्लेगमेंटिक। इनमें क्रियाशील चंचल कौन से होते हैं? सैंग्विन। सैंग्विन करके याद रखना परीक्षा में। रक्त प्रदान नहीं आएगा, मैं आपको फिर बता दूं, सैंग्विन आएगा। तो ये चारों शब्द हमको ध्यान रखने हैं। कौन से डिप्रेशन वाले कौन से आते हैं? मेलनकोलिक। कितने में काम चल जाएगा? बहुत बढ़िया पेपर होगा आपका। जब आप पेपर देने जाओगे ना, एक दो बार ये चीजें पढ़ के जाओगे तो आपको सब कुछ आएगा, कमाल होगा। वो जो लिखना चाह रहा है ना एग्जामिनर, उसको भी आप बता दोगे, पकड़ लोगे कि ये लिखना चाह रहा है। ये साइकोलॉजी में तो इतनी पकड़ करा देंगे आपकी हम। लेकिन शर्त हमारी वही है, क्लास मिस नहीं करनी है, और क्लास में बैठो तो फिर सिर्फ हमारे होके रहो, नीचे नहीं देखना। हमारे होके रहोगा मतलब सब मोबाइल सब बंद मैडम। हाँ, केवल पूरा फोकस, पूरा ध्यान। और वो मेरी क्या, जब भी आप पढ़ते हैं कोई भी काम करो तो उसमें डूब के करो, ताकि दूसरी चीज पे ध्यान ही नहीं जाए। वो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है, पता ना सुनीता? ओके, चलिए दूसरा एक और करते हैं, चले आगे। अब लिखिए शारीरिक संरचना के आधार पर। या पहले क्रेशमर का नाम लिख लो, अर्नेस्ट क्रेशमर नाम है इनका, नाम लिखो, अर्नेस्ट क्रेशमर, अर्नेस्ट क्रेशमर, क्रेशमर, अर्नेस्ट क्रेशमर। इन्होंने जो विभाजन दिया उसका आधार क्या था? यह शारीरिक संरचना। तो लिख लो शारीरिक संरचना के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर, इंग्लिश में बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर बाहर से दिखती कैसी है, दिखता कैसा है। तो अर्नेस्ट क्रेशमर, शारीरिक संरचना इनका आधार है। आधार पर न लिखो तो भी चलेगा, केवल शारीरिक संरचना लिखोगे तो भी चलेगा। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, बोलो क्या नाम है? मैंने बताया था आपको अभी, बोलो। फिजिक एंड कैरेक्टर। क्या नाम है? फिजिक एंड कैरेक्टर। कई बार फिजिक एंड, दो बुक है इनकी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ते हैं हम, बातें की है। तो फिजिक एंड कैरेक्टर, फिजिक एंड कैरेक्टर बुक आई थी 1921 में। अच्छा, कई बार ये डेट्स ध्यान रखना आप, डेट्स में क्या होता है, वैसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, और हमारी बुक में और हमारे नोट्स में तो सारी चीजें ऑथेंटिक है ही। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे ये इन्होंने जर्मनी में लिखी, ठीक है, युंग है, उन्होंने वहां भी जर्मन भाषा थी, जर्मन भाषा में लिखी, फिर इंग्लिश में अनुवाद हुआ। तो कई बार आपको 2-3 साल का, 1 साल का, 2 साल का डिफरेंस मिलता है। 23 में अनुवाद हुआ तो 21 भी सही है, 23 भी सही है। तो पर्टिकुलर ऐसे कोई डेट आपको परेशान साइकोलॉजी में करेगी नहीं, हिस्ट्री में कर सकती है या नहीं करेगी। तो बुक का नाम है फिजिक एंड कैरेक्टर। क्या नाम है? फिजिक एंड कैरेक्टर। नाम लिख लिया सबने? कैरेक्टर यानी कितनी बड़ी बात, ये कह रहे हैं कि किसी का शरीर बाहर से कैसा दिखता है, उसके आधार पे उसमें कौन सी बीमारी है इसका पता लग जाएगा। उसके आधार पे उसका नेचर कैसा है पता लग जाएगा, उसका टेम्परामेंट कैसा है पता लग जाएगा। इससे पहले हमने पढ़ा, उसको टेम्परामेंट के नाम से भी उसमें मतलब जाना जाता है। ये टेम्परामेंट ही तो है सारे। तो इस बुक में उन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पे व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए साहब। कितने? 4, माफ करें, कितने प्रकार बताए? 4। इन्होंने भी 4 बताए। क्या क्या है, नाम लिखो। पहला है एस्थेनिक, शब्द यही है जो काम के हैं। दूसरा एथलेटिक,
पहला एस्थेनिक, दूसरा एथलेटिक, पहला एस्थेनिक, दूसरा एथलेटिक, तीसरा पिकनिक। पिकनिक याद है? कौन सा पिकनिक जो आपने गोवा में मनाया था? वो सॉरी, गुजरात। पिकनिक। और चौथा डिश प्लास्टिक। एस्थेनिक कौन होते हैं? आगे लिखना है। लंबे, मतलब शरीर दिखता कैसा वही तो है, पतले, कोमल, लंबे, पतले, कोमल। एथलेटिक कौन होते हैं? एथलेटिक होते हैं, ये तो स्किनी है। स्किनी एक शब्द होता है इंग्लिश में। स्किनी का मतलब होता है, वो होता है ना सीक या पहलवान, दुबले पतले। और ये होते हैं मस्कुलर, मतलब शक्तिशाली, पहलवान जैसे, शक्तिशाली, मजबूत। क्या है इनका मजबूत? शरीर, शाबाश, बॉडी, क्योंकि बॉडी के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और पिकनिक कौन होते हैं? गोल मटोल, शाबाश। बोने भी होते हैं, हाइट कम, वो लंबे, ये बोने, मोटे। और लास्ट वाले मिश्रित, कोई एक प्रोपोर्शन नहीं है, उसको मिश्रित बोलेंगे। तो ये 4 प्रकार बताए रेशमर ने, 4 प्रकार बताए। विशेषताएं भी है इनकी। एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक, डिस्प्लास्टिक। बोने, मोटे, गोल मटोल कर दो। हाँ बेटा, क्या? गोल मटोल नहीं आया, लेकिन अंडाकार आया है। आप बोलोगे अंडाकार भी लिख लें क्या? पर यहां नहीं लिखना है। शेल्डन में आया है, अंडाकार पूछा गया है। कुछ पता है आपको? वर्ताकार, अंडाकार। तो कुछ भी, कोई भी बात आ सकती है परीक्षा में, क्योंकि हम तो मास्टरी करके चलेंगे ना। ऐसा नहीं कि साहब कोई एक शब्द आ गया। हम तो आपको शुरू में हमने बताया था, हम 2 चीजों पे फोकस करते हैं। एक तो कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको साइकोलॉजी में आएगा नहीं, और दूसरे इंग्लिश वर्ड। हाँ, इंग्लिश वर्ड के कारण से क्या होगा, हम आपको शब्दों से खेलना सिखा देंगे। तो अगर इंग्लिश वाला वर्ड आपको ध्यान है तो फिर गोल मटोल आए चाहे कुछ और आए, गारंटी नहीं है। लेकिन ये गारंटी है, क्या? पिकनिक मिलेगा। पिकनिक तो मिलेगा, इसलिए कोई चिंता नहीं है। आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, गोल मटोल। ओके, तो बताओ कितने प्रकार बताए? 4। पहला एस्थेनिक, दूसरा एथलेटिक, तीसरा पिकनिक, चौथा डिस्प्लास्टिक। वापस बोलो, पहला एस्थेनिक, दूसरा एथलेटिक, तीसरा पिकनिक, चौथा। ओके, एस्थेनिक कौन होते हैं? मतलब आप अपने आसपास भी इनको देख सकते हो। लंबे, पतले, कोमल, छरहरे टाइप, है ना। कई बार देखते हैं ना, ऐसे लोग अपने आसपास रहते हैं। जब तेज हवा चलती है तो खतरा रहता है कि उड़ ना जाए, इसलिए हम उनको क्या कर लेते हैं? पकड़ ले। गरिमा, तुम पीछे क्यों देख रही हो? वनिता भी है। वनिता का है? वनिता भी, हाँ, वनिता भी थोड़ी है। बहुत से लोग हैं। प्रियंका भी हो सकती है। ओके, ये कैसे होते हैं अब सुन लो। ये जो होते हैं ना एस्थेनिक, आप सुन रहे हैं मेरी बात? एस्थेनिक होते हैं अंतर्मुखी। एस्थेनिक कम खाते हैं, कम सोते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं। ये लोग अंतर्मुखी होते हैं, इसलिए चिंतन मनन में ज्यादा समय बीतता है। तो लगभग वो सारी बातें एनालिटिकल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, पढ़ने लिखने में बेहतर होते हैं, और बहुत भावुक होते हैं, इसलिए असामाजिक होते हैं। दूसरों के साथ मेल मिलाप करना इनको ज्यादा सुहाता नहीं है, क्योंकि दूसरों की छोटी सी बात इनका दिल तोड़ देती है। और ये पूरी पूरी रात उस बात पे चिंता करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। नहीं, रोते नहीं है। रोते तो दिखाते नहीं है। अंतर्मुखी रोते नहीं है, और रोते हैं तो अंदर ही अंदर रोते हैं। और बहिर्मुखी लोग क्या होते हैं? बाहर रोते हैं, अंदर से कुछ नहीं होता। हम पढ़ते थे तो हमारे एक साथी था स्टाफ में, सॉरी क्लास में, छठी क्लास में, तो मतलब पूरे गांव में प्रसिद्ध है उसकी। तो जैसे इंग्लिश का पीरियड आता, वो आता कुछ नहीं उसको, तो वो रोता, देखा आपने, ऐसे करके रोने लग जाता। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आता, बस वो रो रहा है। फिर थोड़ी देर सब चुप हो जाते, देखता गए क्या गुरुजी। वो होते हैं जो रोते हैं पर अंदर कुछ नहीं होता।
इनके अंदर होता है, पर ये बाहर से दिखाते नहीं है, क्योंकि ये लोग कौन होते हैं? अंतर्मुखी। बाकी सारी चीजें अंतर्मुखी से जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। एनालिटिकल भी होते हैं, थॉटफुल होते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं, कम खाते हैं, कम सोते हैं, और बॉडी तो आपने इनकी देख ली। दूसरे कौन होते हैं? एथलेटिक। इसमें लिख लो अंतर्मुखी, आगे लिख लो चिंतनशील, आगे लिख लो, इसमें जगह है ना आपके पास, भावुक, इमोशनल, और एक लिख लो असामाजिक। असामाजिक वैसे अंतर्मुखी की एक विशेषता है, इसलिए नहीं लिखो तो भी चलेगा, असामाजिक। तो अंतर्मुखी, चिंतनशील, भावुक, असामाजिक लिख लिया। दूसरे हो गए कौन से? एथलीट। तो एथलेटिक, जिनकी बॉडी कैसी होती है? मजबूत होती है, खिलाड़ी जैसी। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग होते हैं सामाजिक। ऐसे लोग होते हैं बहादुर, क्योंकि बॉडी बड़ी है तो बहादुर हो गए अपने आप ही। दृढ़ कथन, बात कह के पलटते नहीं है। मैडम है क्या? ओके। तो सामाजिक है, दृढ़ कथन है, बहादुर है। इनमें लीडरशिप का गुण होता है, नेता बनते हैं। मैडम चुनाव लड़वा दें आपको? ओके, सामाजिक दृढ़ कथन। लेकिन एक गलती है, वो तो मैडम में नहीं है। ये लोग होते हैं अग्रेसिव। क्या होते हैं? अग्रेसिव होते हैं, आक्रामक। तो मैडम तो बहुत सीधी, आक्रामक कभी हमने देखा ही नहीं। गुस्सा आता है? बच्चे मत किया करो, गुस्सा तो करो ही मत। ओके, 3 बातें हैं इसकी, लिख लो आप। सामाजिक, दृढ़ कथन, आक्रामक, साहसी। ठीक है। अगले है पिकनिक। ये लिख लिया चारों आपने? ऊपर वाले में क्या लिखा? अंतर्मुखी, चिंतनशील, भावुक, सामाजिक। और इसमें क्या लिखा? सामाजिक, दृढ़ कथन, आक्रामक। क्या? आक्रामक। एक और लिख लो, नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता। आप इनको यूं ही मत समझना, जब आएंगे ना परीक्षा में, ये जो शब्द है ना, ये सिलेक्शन दिलवा जाएगा। ऐसा एक बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है, हजारों बच्चों के साथ हुआ है। तीसरे है पिकनिक। तीसरे कौन से हैं? तो पिकनिक में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिकनिक वही है जो पिकनिक मनाते हैं, बस ये खूब खाते हैं, खूब सोते हैं, खूब मजे करते हैं, प्लेजर करते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत होता है ना। आपने देखे कभी कोई एकदम से गोल मटोल बहुत ज्यादा, महिलाएं भी ऐसी देखी होंगी, वो कभी दुखी होते ही नहीं है, वो हंसते हंसाते रहते ना, हंसते हंसाते, सबको हंसाते हैं, इसलिए तो मोटे हैं। भावना, रीना का है? रीना, हाँ चलेगी, चलो इसमें कर लें। तो ओके, ये खुश रहते हैं। तो क्या है पिकनिक? पिकनिक के सामने लिखो आप, पिकनिक के सामने लिखो मिलनसार। हालांकि जरूरी नहीं हर बात हम पे लागू हो। मिलनसार, हाँ। मनमोजी, मिलनसार, मनमोजी। सेंस ऑफ ह्यूमर को हिंदी में बोलते हैं मतलब हाथ से इनको पसंद होता है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए हिंदी में? सेंस ऑफ ह्यूमर को हिंदी में, हाँ, विनोद प्रिय। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, कमाल कर दिया, क्या बात है। विनोद प्रिय, गरिमा ने कमाल किया। क्यों किया कमाल? क्योंकि ये चिंतनशील हैं, अंतर्मुखी हैं। यस, विनोद प्रिय। तो ऐसे लोग विनोद प्रिय होते हैं, खूब खाते पीते हैं, खूब सोते हैं, खूब पार्टियां करते हैं, टेंशन लेते नहीं है, बल्कि टेंशन किनको ना, इनको। टेंशन किनको देते हैं? यस, अस्थेनिक को टेंशन देते हैं, क्योंकि अस्थेनिक जानबूझ के टेंशन लेते हैं। वो तो कह के भूल गए, लेकिन ये अब तक दिल से लगा के बैठे। वही वाली बात, ये रोते नहीं है, दिखाते नहीं है। दिखाने के लिए तो ये काफी है, नीचे वाले। और मिश्रित की कोई विशेषता नहीं होती, क्योंकि मिश्रित में कोई प्रोपोर्शन, हाँ, फिक्स, मतलब वो ज्यादा कम नहीं होता, मिक्स्ड है।
ओके, तो चार चार प्रकार याद रहेंगे। बोलिए किसने दिए ये नाम, बोलो। क्रेशमर। क्रेशमर की बुक का नाम बोलो, फिजिक एंड कैरेक्टर। क्या नाम है? फिजिक एंड कैरेक्टर। और पहला प्रकार कौन सा? एस्थेनिक। दूसरा एथलेटिक। तीसरा सोरियो पिकनिक। चौथा डिस्प्लास्टिक। ओके, अब एक और खास बात, एक्चुअली क्रेशमर ने एक काम किया था, आप सुन रहे हो मेरी बात? और वो काम था कि इन्होंने पहली बार एक डायग्नोसिस किया दो प्रकार के जो मनोरोग हैं। एक तो मैनिया डिप्रेशन, सुना आपने? मैनिया डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेशन। मैनिया डिप्रेशन नाम सुना है? मैनिया डिप्रेशन क्या होता है? अपने यहाँ इस पे आएगा, मैं आपको करवाऊंगा फर्स्ट ग्रेड में, जो स्पेशली डिसऑर्डर्स करेंगे अपन। मैनिया डिप्रेशन हिंदी में बोलते हैं ना, उत्साह विषाद, कभी खुशी कभी गम, ऐसा आपने सुना होगा। यानी कभी तो इंसान बिना बिना कारण ही खुश हो जाता है, और कभी क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। एक तरफ देखो, एक तरफ हैप्पी, एक पोल तो हैप्पी, एक सैड, इन दोनों के बीच पेंडुलम झूलता रहता है। हम सब में सारी चीजें होती हैं, पर जिनमें बहुत लंबे समय तक ऐसी होती है ना, वो कभी तो अकारण ही खुश हो जाता है, बहुत खुश है, मतलब उस समय उससे कुछ भी ले लो, कुछ भी करवा लो। शेयर मार्केट में बड़ा सा बड़ा इन्वेस्ट कर देगा, बड़े से बड़ा बंगला खरीद लेगा, ये ओके, उधार लगे ओके, फिर सैड हो जाएगा, तब डिप्रेशन में आ जाएगा। ये मैनिया डिप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मैनिया डिप्रेशन। और एक इमोशंस के कारण इधर तो सेंसिटिव है, आप सुन रहे हो मेरी बात, और इधर कूल है। कभी तो बहुत ज्यादा इमोशंस आ जाते हैं, और कभी एकदम, वो कहते हैं ना उसको, बिना इमोशंस के हिंदी में क्या शब्द है? छोड़ो, वो है ना, कोई भाव नहीं है, भाव रहित, भाव शून्य। कभी भाव शून्य हो जाता है, कभी भावनाएं बहुत ज्यादा आ जाती हैं। और ये क्या है? कभी बहुत खुश और कभी बहुत उदास। तो कभी बहुत खुश और कभी बहुत उदास, इसको कहते हैं साइक्लोइड। इसके लिए एक शब्द आता है, कौन सा? साइक्लोइड, ध्यान रखना। और ये जो है इमोशंस बहुत ज्यादा और बहुत कम, इसके लिए शब्द आता है, आपने सुना होगा स्किज़ोफ्रेनिया, सुना है ना सिजोफ्रेनिया? तो इसके लिए शब्द आता है सिजोइड। क्या शब्द आता है? सिजोइड। तो ये परीक्षा में आया, ध्यान रखना। साइक्लोइड और सिजोइड दो जो मनोरोग हैं, दोनों के बीच इनको डिफाइन करने वाला, इनको अंतर का डायग्नोसिस करने वाला था अर्नेस्ट क्रेशमर। कौन थे? क्रेशमर। और क्रेशमर ने ये दोनों शब्द काम में लिए, एक तो साइक्लोइड, एक सिजोइड। और किसके लिए काम में लिए हैं? तो ध्यान रखना, जो पहले वाले हैं ना, गरिमा वाले, गया ओके, गरिमा वाले कौन से थे? एस्थेनिक। एस्थेनिक को स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इनको सिजोफ्रेनिक या स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनालिटी भी कहते हैं, इसलिए इनके लिए एक नाम दे दिया उन्होंने, सिजोइड। मैं लिखूंगा, क्या नाम दे दिया? सिजोइड। और ये जो पिकनिक है, बाकी दोनों के लिए नहीं है, पिकनिक है, ये कभी तो मैनिया में होते हैं और कभी डिप्रेशन में होते हैं। तो इनको मैनिया डिप्रेशन वाले आधार पे क्या नाम दिया? साइक्लोइड। लिखो इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट करके, इंपॉर्टेंट लिख रहे हो ना? क्रेशमर ने, आप लिखें क्रेशमर ने, हाँ हाँ लिखो, चिंता मत, मैं तुम्हें जगा देता हूं इसलिए बोला। क्रेशमर ने एस्थेनिक, क्रेशमर ने अस्थेनिक, क्रेशमर ने अस्थेनिक को, क्रेशमर ने अस्थेनिक को सिजोइड, क्रेशमर ने अस्थेनिक को सिजोइड, ब्रैकेट में लिखो, सिजोइड ब्रैकेट में, इसको स्किज़ोफ्रेनिया भी कह सकते हैं, सिजोफ्रेनिया भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में सिजोफ्रेनिक, यानी सिजोफ्रेनिया रोग हो सकता है। सिजोफ्रेनिया बहुत खतरनाक रोग है, बताएंगे आपको हम बाद में फर्स्ट ग्रेड वाले में। तो एस्थेनिक को सिजोइड, ब्रैकेट में सिजोफ्रेनिक, तथा पिकनिक को साइक्लोइड, ऐसे लिखना है जैसे मैं लिखवा रहा हूं, पिकनिक को साइक्लोइड, ब्रैकेट में मैनिक या मैनिया डिप्रेशन कर दो,
मैनिक डिप्रेसिव होता है, मैनिक डिप्रेसिव मतलब एक इंसान की बात करेंगे तो मैनिक डिप्रेशन हो गया, मैनिक डिप्रेसिव, डिप्रेसिव मैनिक डिप्रेसिव आदमी है मतलब इंसान है, और मैनिया डिप्रेशन रोग है। तो क्रेशमर ने एस्थेनिक को सिजोइड या सिजोफ्रेनिक तथा पिकनिक को साइक्लोइड ब्रैकेट में मैनिक डिप्रेसिव कहा है। यह आया है परीक्षा में, मैनिक डिप्रेसिव कहा है। एक छोटी सी बात और करूंगा, उसके बाद जाने देंगे। हमने अब तक केवल दो ही प्रकार पढ़े हैं ना। पहला किसका था? हिप्पोक्रेट्स का, और दूसरा किसका? क्रेशमर का। दोनों में फर्क क्या है? हिप्पोक्रेट्स ने विभाजन का आधार किसको माना? शरीर के द्रव्यों को, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी फ्लूइड्स, और क्रेशमर ने शारीरिक संरचना को, शरीर के गठन को, शरीर के गठन को, बॉडी के स्ट्रक्चर को। ओके, अगला नाम आएगा शेल्डन का। किसका नाम आएगा? और शेल्डन पे परीक्षा में ज्यादा प्रश्न आएंगे, क्योंकि शेल्डन का नाम, शेल्डन का काम बहुत मशहूर है। क्या है वो काम? लिखो, तीसरा विभाजन। अब अच्छा, सबका नंबर ऐसा नहीं लिखना है दूसरा तीसरा, केवल प्रथम याद रखना है, अंतिम याद रखना है, बाकी तो चलते रहेंगे। सुन रहे हो मेरी बात? ओके, तो अब आप नाम लिखिए। शेल्डन का पूरा नाम है विलियम हर्बर्ट शेल्डन। विलियम हर्बर्ट शेल्डन। अर्नेस्ट क्रेशमर जर्मनी के थे, विलियम हर्बर्ट शेल्डन अमेरिका के। विलियम हर्बर्ट शेल्डन। मैंने आपको क्रेशमर की बुक लिखवा दी थी, क्या नाम था बुक का? फिजिक एंड कैरेक्टर, और उनकी बुक हिपोक्रेट्स की नेचर ऑफ मैन। शाबाश। तो विलियम हर्बर्ट शेल्डन इनका नाम है। नाम लिखा। इन्होंने जो विभाजन दिया वो भी क्रेशमर के समान है, और वो भी है शारीरिक संरचना के आधार पर। विभाजन का आधार क्या है? शारीरिक संरचना। इनका विभाजन का आधार भी क्या है? शारीरिक संरचना। ये यूएस के, जहां पे लिखने की जरूरत होगी मैं लिखवा दूंगा, वैसे यूएस के हैं ये, यूएस से। पहले वाले जर्मनी के थे क्रेशमर। क्रेशमर जर्मनी के थे, पहले वाले ग्रीक थे, है ना। जो पुराने जो फिलोसोफर होते हैं मोस्टली वो सारे ग्रीक ही हैं। अर्नेस्ट क्रेशमर जर्मनी के थे, और पहले वाले ग्रीक थे कौन? हिपोक्रेट्स। फादर ऑफ मेडिसिन भी माने जाते हैं वो। डॉक्टर जब बनते हैं तो सब उनको अपना देवता मानते हैं, जैसे फादर ऑफ सर्जरी माने जाते हैं अलग लोग। तो शारीरिक संरचना आधार दो लोगों का है, एक तो अर्नेस्ट क्रेशमर, दूसरा विलियम हर्बर्ट शेल्डन। लिखा सबने? विलियम हर्बर्ट शेल्डन लिखा। इनका आधार क्या है? शारीरिक संरचना है। बॉडी स्ट्रक्चर लिखने की दोबारा आवश्यकता नहीं है। ओके, अब खास बात, और बहुत खास बात सुने। इन्होंने क्या किया पहले सुन लें। इन्होंने जो काम किया, आप सुन रहे हो मैडम? सुनो, बाद में लिखना इसको। आपने सीजर लंब्रोस का नाम सुना है किसी ने? सीजर लंब्रोस पे सवाल आया परीक्षा में। सीजर लंब्रोस, क्या नाम है? सीजर लंब्रोस नहीं सुना? थर्ड ग्रेड का फेवरेट है। यस, क्या? यस, बाल विकास। बाल विकास में ये दरअसल बाल अपराध विज्ञान के जनक हैं। क्रिमिनोलॉजी में, किसमें? क्रिमिनोलॉजी मतलब अपराध शास्त्र। तो किशोरा, एक शब्द आता है इंग्लिश में डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंट किशोर को बोलते हैं, पता है ना आपको। तो इन्होंने काम किया कि कौन से लोग अपराधी होते हैं, बाल अपराधी। इसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने शोध किया, और शोध किया शारीरिक संरचना के आधार पर, शरीर के गठन के आधार पर कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है। इन्होंने गलती करी। वैसे गलती क्या करी? ये अब अपराधी कहां मिलेंगे? जेल में मिलेंगे, किशोर गृह में मिलेंगे, सुधार गृह में मिलेंगे। तो वहां पे गए, और वहां पे जाके उन्होंने रिसर्च में, मैंने आपको बताया था कोई भी टॉपिक ले सकते हो आप। बेंडूरा में याद है आपको? कोई भी टॉपिक हो सकता है आपका, कोई भी, एनीथिंग। तो इन्होंने टॉपिक लिया किशोरावस्था में क्रिमिनोलॉजी। तो उस पर उन्होंने जब शोध पत्र दिया तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया, क्योंकि इन्होंने ये बोला कि सब ऐसे बच्चे जिनके हथेली में कम रेखाएं हैं वो अपराधी होते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी घनी भौहें होती हैं, भौहें समझते हो? आईब्रो घने होते हैं, वो अपराधी होते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी नाक चपटी होती है वो अपराधी होते हैं।
ऐसे बच्चे, ऐसे व्यक्ति जिनके घने बाल होते हैं वो अपराधी होते हैं, जिनके गालों की हड्डियां निकली होती हैं वो अपराधी होते हैं। अब लफड़ा हुआ ना, सबने अपने अपने बच्चों को देखना शुरू कर दिया। बोलिए, देखना शुरू किया तो फिर वापस इन पे एक शोध हुआ, और शोध इस बात को लेकर हुआ कि इन्होंने गलती क्या करी थी। गलती ये करी थी कि इन्होंने केवल जेल में जो लोग थे उन्हीं की विशेषताएं देखी। फिर जो नया शोध हुआ इनको काउंटर करने के लिए, उसमें कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे थे, अब वो टॉप इंटेलिजेंट थे, अपराधी तो नहीं थे, उनमें भी वो विशेषताएं पाई गई जो आपने बताई। इसका मतलब फिर एक नई बात आई कि साहब सीजर लाम्ब्रोस, आप शारीरिक संरचना के आधार पर किसी को अपराधी बता रहे हो, ये गलत है। अपराध तन में नहीं होता बल्कि मन में होता है। तब जाके राहत की सांस ली। लेकिन सीजर लाम्ब्रोस वाली बात शेल्डन ने अपने अध्ययन में दे दी, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4000 कॉलेज के स्टूडेंट्स के न्यूड फोटो लिए। न्यूड फोटो के लिए बिना कपड़ों के, और उसको उन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा। कितने श्रेणियों में बांटा? 3 श्रेणियों में कैटेगराइज किया कि न्यूड इसलिए कि कौन यहां से बेहतर है, कौन यहां से बेहतर है, कौन वहां से बेहतर है। एक स्केल भी, आपको पता है स्केल पे सवाल है इनके, इन्होंने स्केल भी दिए। इनकी बुक का नाम एटलस ऑफ मैन है, मैन का एटलस। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इन्होंने उसमें केवल बॉयज को शामिल किया, गर्ल्स को शामिल नहीं किया। और वहां पे तो सब लोग तैयार रहते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, गर्ल्स होती तो वो भी तैयार थी। तो ये जो फोटो सेशन हुआ, ये फोटो सेशन बड़ा प्रसिद्ध हुआ। आप सुन रहे हो, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ। और इसमें उन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पे, एक टर्म हमने आपको अभी बताई, क्रिमिनोलॉजी, अपराध शास्त्र। कौन सा शास्त्र? अपराध शास्त्र। किशोरों में अपराध क्या उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के आधार पे होता है, ये इनका टॉपिक था। किनका था? शेल्डन का। और इसके लिए उन्होंने 3 प्रकार बताए। पहला बताया इन्होंने एंडोमार्फिक, दूसरा मीसोमार्फिक, और तीसरा एक्टोमार्फिक। ये बात पूरी दुनिया में छा गई। और ये वाली जो बात थी वो कहलाती है सोमेटोटाइप मॉडल। क्या कहलाती है? दरअसल सोमेटो जो शब्द है वो भी आपका लैटिन भाषा का है। आप सुन रहे हो मेरी बात? सोमेटोटाइप बॉडी टाइप को ही कहते हैं। सोमेटोटाइप किसको कहते हैं? बॉडी टाइप को ही। तो परीक्षा में आया, ध्यान रखना, सोमेटोटाइप व्यक्तित्व का सोमेटोटाइप सिद्धांत किसका? तो क्या बोलेंगे? शेल्डन का। सोमेटोटाइप का मतलब बॉडी टाइप, बॉडी स्ट्रक्चर, शरीर की संरचना, शरीर का गठन। और इस आधार पर इन्होंने कितने प्रकार बताए? 3, एंडोमार्फिक, मीसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। ये मशहूर है, समझ आया? तो क्या क्या लिखेंगे आप इसमें? लिखो, क्या ये लिख लिया आपने? ये संरचना लिख लिया, ओके। इसके बाद आप लिखें, एक स्टेटमेंट लिख लें आप, मतलब वैसे लिखें। आप लिखें, शेल्डन ने बाल अपराध विज्ञान के जनक, शेल्डन ने बाल अपराध विज्ञान के जनक सीजर लाम्ब्रोस, शेल्डन ने बाल अपराध विज्ञान के जनक सीजर लाम्ब्रोस, बाल अपराध विज्ञान के जनक सीजर लाम्ब्रोस से प्रभावित होकर, सीजर लाम्ब्रोस नाम लिखने का पूरा, सीजर लाम्ब्रोस से प्रभावित होकर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। जो व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा जो सोमेटोटाइप, ये ध्यान रखना, सोमेटोटाइप और कुछ नहीं है, बॉडी टाइप का एक दूसरा नाम है, जो सोमेटोटाइप सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। जो सोमेटोटाइप सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है।
सोमेटोटाइप सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। लिखा सबने? और अब प्रसिद्ध है लिखा आपने, ओके। अब ऐसे कर दो और एक नंबर डाल के लिखो, आगे जगह रखना या एक लाइन बीच में छोड़ देना। एक नंबर पे है एंडोमार्फिक। एंडोमार्फिक भी लिख सकते हैं, एंडोमार्फ भी लिख सकते हैं। एंडोमार्फ ही लिखो आज, एंडोमार्फ। पहला है एंडोमार्फ। आपको याद है वो भ्रूणावस्था में एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर होती हैं, और ये तो होती है 3, ओके। पहला एंडोमार्फ, दूसरा मीसो की मीजो, एक ही बात है, मीसोमार्फ, और तीसरा प्रकार एक्टोमार्फ। एंडोमार्फ, मीसोमार्फ, एक्टोमार्फ। और खास बात हम आपको बता दें, यहां इन्होंने एंडोमार्फ जो है उसके लिए शब्द बोला है गोलाकार, अंडाकार। एंडो से अंडा याद रख लेना, अंडाकार, वृत्ताकार। अभी तो पूछ रहा था ना कि आया था क्या परीक्षा में? ये आया था परीक्षा में। गोलाकार, सीजर लंब्रोस। बाल अपराध विज्ञान के जनक सीजर लंब्रोस से प्रभावित होकर, सीजर लंब्रोस नाम लिखने का पूरा, सीजर लंब्रोस से प्रभावित होकर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। जो व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा जो सोमेटोटाइप, ये ध्यान रखना, सोमेटोटाइप। सोमेटोटाइप और कुछ नहीं है, बॉडी टाइप का दूसरा नाम है, जो सोमेटोटाइप सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। जो सोमेटोटाइप सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। सोमेटोटाइप सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। लिखा सबने? और अब प्रसिद्ध है लिखा आपने, ओके। अब ऐसे कर दो और एक नंबर डाल के लिखो, आगे जगह रखना या एक लाइन बीच में छोड़ देना। एक नंबर पे है एंडोमार्फिक। एंडोमार्फिक भी लिख सकते हैं, एंडोमार्फ भी लिख सकते हैं। एंडोमार्फ ही लिखो आज, एंडोमार्फ। पहला है एंडोमार्फ। आपको याद है वो भ्रूणावस्था में एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 लेयर होती हैं, और ये तो होती है 3, ओके। पहला एंडोमार्फ, दूसरा मीसो की मीजो, एक ही बात है, मीसोमार्फ, और तीसरा प्रकार एक्टोमार्फ। एंडोमार्फ, मीसोमार्फ, एक्टोमार्फ। और खास बात हम आपको बता दें, यहां इन्होंने एंडोमार्फ जो है उसके लिए शब्द बोला है गोलाकार, अंडाकार। एंडो से अंडा याद रख लेना, अंडाकार, वृत्ताकार। अभी तो पूछ रहा था ना कि आया था क्या परीक्षा में? ये आया था परीक्षा में, गोलाकार, अंडाकार, वृत्ताकार। और मीसोमार्फ के लिए आयताकार शब्द काम में लिया, आयताकार। और एक्टोमार्फ लंबाकार। शेल्डन ने सोमेटोटाइप मॉडल में 3 प्रकार बताए, एंडोमार्फ गोलाकार, अंडाकार, वृत्ताकार, मीसोमार्फ आयताकार, और एक्टोमार्फ लंबाकार। खास बात, और बहुत खास बात सुने, लिख लिया आपने सबने? बोलो लिखा? किसका विभाजन चल रहा है, नाम क्या है? शेल्डन। शेल्डन ने किस आधार पर बांटा? शारीरिक संरचना के आधार पर। शेल्डन किससे प्रभावित थे? सीजर लंब्रोस। कौन से लंब्रोस? सीजर लंब्रोस कौन है? बाल अपराध विज्ञान के जनक। और शेल्डन ने भी क्या किया? शेल्डन ने भी बॉडी स्ट्रक्चर का एक रिसर्च किया ना, और वो किस नाम से मशहूर है?
सोमेटोटाइप के नाम से मशहूर है। क्यों मशहूर है? सोमेटोटाइप किसको बोलते हैं? बॉडी टाइप को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बॉडी टाइप को। और इन्होंने कहा कि 3 प्रकार की बॉडी होती है। कितने प्रकार की? एक तो होती है एंडोमार्फ, दूसरी मिसोमार्फ और तीसरी एक्टोमार्फ। एंडोमार्फ जिनकी बॉडी होती है उनको क्या बोलेंगे हम? गोलाकार, अंडाकार, वृत्ताकार। मिसोमार्फ कौन है? आयताकार। और एक्टोमार्फ कौन है? लंबाकार। अब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। हमने क्रेशमर में पढ़े थे एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक पढ़े थे ना। तो ये जो एंडोमार्फिक है, गोलाकार, ये कौन से हो सकते हैं? पिकनिक, शाबाश। और ये नीचे वाले एस्थेनिक, और ये वाले एथलेटिक। ये बात चौथा मिस्त्री छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? विशेषताएं वही है। एंडोमार्फ कौन है? जो खूब खाते हैं, खूब सोते हैं, मजे करते हैं, पार्टियां करते हैं, खुश मिजाज हैं, मिलनसार हैं। एक्टोमार्फ कौन है? एक्टोमार्फ है जो अंतर्मुखी है, चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं। यानी ये क्रेशमर के एस्थेनिक जैसे हैं, ये पिकनिक जैसे हैं, और ये कौन है? ये मजबूत, अग्रेसिव, शक्तिशाली है। तो ये जो मिसोमार्फ है, ध्यान देना, ये चूंकि अग्रेसिव है, मस्कुलर है। मस्कुलर समझ दो, शक्तिशाली बॉडी इनकी पहलवानों जैसी मजबूत है। तो इनको उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे जो मिसोमार्फ हैं उनके अपराधी होने के चांसेस हैं। और ये जो 3 है, इनके लिए इनकी जो विशेषताएं हैं, इसके आधार पर इन्होंने 3 नाम और दिए सब, और वो परीक्षा में आए हैं। अगर आप पुराने पेपर देखते हो तो इसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया, विसोरोटोनिक। क्या शब्द दिया? विसोरोटोनिक लैटिन ग्रीक शब्द है। जब परीक्षा में आया था, विसोरोटोनिया शब्द का क्या अर्थ है? सुनना, सुन रहे हो क्या? विसोरोटोनिया शब्द का क्या अर्थ है? तो उसका आंसर था, आप में से किसी ने देखा? विसोरोटोनिया शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर था शांत एवं आराम पसंद व्यक्तित्व। तो आराम पसंद है वो विसोरोटोनिया है। तो इनको बोला विसोरोटोनिक, इनको बोला सोमोटोनिक। ये शब्द ध्यान रखना, सोमोटोनिक, और इनको बोला सेरिब्रोटोनिक। ये 3 शब्द हमको और लिखने हैं। तो चिंता की बात नहीं है, यहीं पे आगे लिख दो आप इसको, इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम। दूसरा नाम मतलब इनकी विशेषताओं के आधार पे बोला इन्होंने। क्या है ये? विसोरोटोनिक। इनको क्या बोला? विसोरोटोनिक। आप बोलेंगे साहब कैसे याद रहेगा? सब याद रहेगा, टॉप करना है तब तो, आधा याद कर लेना, पास होना है तब तो, और बिल्कुल याद मत करना, परीक्षा नहीं देनी है तो। मिसोमार्फ, मिजोमार्फ आयताकार है, इनके लिए शब्द बोला सोमो टाइप, टोनिक, माफ करें, सोमोटोनिक। और ये है सेरिब्रोटोनिक। तो इतनी सी बात हमको ध्यान रखनी है। और एक बात और है छोटी सी, आज की लास्ट बात रहेगी। कल भी 2 घंटे क्लास होगी, आज भी 2 घंटे हो गए, पूरे हो गए ना अभी। कल भी 2 घंटे क्लास होगी। और ध्यान रखने वाली बात है कि वो यही चलेगा, पर्सनैलिटी। और सेकंड ग्रेड का जो अलग से, उसके हम आपको सूचना देंगे, मैं डिस्कस करता हूं कैसे टाइम सेट होता है, ठीक है ना। तो दोनों ही चलेंगे मेरे ख्याल से। मैं तो ये समझता हूं कि जब 2 घंटे आप पढ़ लेंगे तो फिर, या शनिवार का रखें आपका, बोलो अभी बताओ मेरे को। ये तो चलेगी, अभी ये चलने दें, है ना, ठीक है। या फिर ऐसा कर लेते हैं, ये चलने दें और सैटरडे को फिर आपका वो चलने दें। इस सैटरडे को नहीं करेंगे, अगले सैटरडे को, इस सैटरडे को नहीं करेंगे, अगले सैटरडे को। क्यों? ये तो चलेगी चलेगी, चलो ये तो चलने दें, फिर देखते हैं, ठीक है। फिर टाइम पड़ा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटी सी चीज और, एक चीज और सुन लो, सुन रहे हो ना। एक तो इनकी बुक का नाम नहीं लिखा हमने, तो अभी एक छोटी चीज और लिख लो, इनकी बुक का नाम लिख लो, ऐसे लिख लो नीचे, बुक। क्या बुक है? यस, एटलस ऑफ मैन, एटलस ऑफ मैन। और एटलस ऑफ मैन आई थी 1954 में, 1954 में। बुक किसकी है? एटलस ऑफ मैन शेल्डन की है। और इस बुक में उन्होंने, जो अभी हम बात करें ना बॉडी का स्ट्रक्चर है, कहां से मेजरमेंट किया इन्होंने, और उसकी एक स्केल दे दी। उस स्केल पे मेरे को याद है अभी एचटेट नहीं, माफ करें, हिमाचल टेट हुआ था इससे पहले। इससे पहले वाला जो हिमाचल टेट हुआ था, वो पेपर उठा के देखना, उसमें आदर्श स्केल पूछी थी शेल्डन की, 444। शाबाश, याद है, याद है आपको?
444 पूछा था उसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एटलस ऑफ मैन है ना, आप सुन रहे हो मेरी बात, इसमें उन्होंने एक स्केल दी है। क्या दी है? स्केल क्या होती है? किसको नापा? किसको नापा? यस, कपड़े को नहीं बल्कि बॉडी को। किसको नापा? बॉडी को। और कितनी जगह से? 3 जगह से। 3 जगह से मापा और 1 से लेके 7 तक नंबर दिए। कहां तक नंबर दिए? 1 से 7। ये जो यहां से कर सकते हैं, एक्टोमार्फिक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं नीचे लिखा दूं, नीचे लिखा दूं, नीचे लिख लो। बुक का नाम लिखा, नीचे लिखो नोट। नोट नोट शेल्डन ने, नोट शेल्डन ने नोट शेल्डन ने एक स्केल, शेल्डन ने एक स्केल बताई, शेल्डन ने एक स्केल बताई जिसमें, शेल्डन ने एक स्केल बताई जिसमें 1 से 7 तक अंक हैं। शेल्डन ने एक स्केल बताई जिसमें 1 से 7 तक अंक हैं। एक से 7 तक अंक हैं और अंक हैं करके डैश कर दो। 1 से 7 तक अंक हैं, डैश। और अब नीचे कोई सा भी लिख लो। ये जो ये है इसमें हो जाएगा 7 1 1। मैं अभी बता रहा हूं, इसमें हो जाएगा 1 7 1 और उसमें हो जाएगा एंडोमॉर्फिक में 1 1 नहीं, विपरीत। 1 1 सा सही है? नहीं नहीं नहीं, ये होगा, सॉरी 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 सॉरी, पतले जो है ना, पतले, इसमें होगा 1 1 7, इसमें होगा 1 7 1। मैं लिखवाऊंगा अभी आपको, आप लिखना मत। इसमें होगा 7 1 1। हाँ, तो है क्या? आगे डेस्क किया आपने, उसके बाद नीचे कोई सा भी लिख लो। पहले कौन सा लिखोगे? ये लिख लो। चलो लिखो एंडोमार्फ, और एंडोमार्फ के सामने लिख दो 7 1 1। फिर मिसोमार्फ लिखो, फिर मिसोमार्फ लिखो और उसमें लिखो, क्या लिखोगे बीच वाले का? 1 7 1। और फिर तीसरा लिखो एक्टोमार्फ, इसमें लिख दो 1 1 7। नहीं समझे आप इस बात को? सिंपल, ठीक है ना? कोई यहां से मोटा है, मतलब एंडोमार्फ जो है वो यहां से मोटे हैं तो यहां ज्यादा स्केल है, फिर नीचे पतले हो गए। ये बीच वाले हैं तो बीच में बाइसेप्स वगैरह ये सब सही है। और फिर एक्टोमार्फ में ऊपर से पतले और नीचे से मोटे। तो 7 1 1 1 7 1 और 1 1 7। अब वो बात जो परीक्षा में आई थी, लिखो। हाँ हाँ, ऊपर से बड़े माना उन्होंने। मोटे का मतलब, मोटे ऊपर से का मतलब इनका यहां तक है, ऊपर से का मतलब यहां तक है, और ये थाइज है और फिर बाकी फ्लीट है। तो यहां मोटे मोटे माने तो यहां तक मोटे हैं। बात समझ आ रही है आपको? आखिरी बात आज की, विशेष करके लिखो, विशेष, विशेष। शेल्डन के अनुसार, शेल्डन के अनुसार, शेल्डन के अनुसार आदर्श स्केल, आदर्श स्केल का मतलब जिनकी बॉडी आदर्श है। तो आदर्श बॉडी नहीं लिखे, आदर्श शरीर नहीं लिखे, हम आदर्श स्केल लिखते हैं। शेल्डन के अनुसार आदर्श स्केल 4 4 4। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि साहब, देखो आपने जो पूछा, यानी यहां पे 7 तक नंबर आ सकते हैं, ठीक है? यहां पे 7 तक आ सकते हैं, यहां पे 7 तक आ सकते हैं। तो इनमें उनके एकदम जहां से स्टार्टिंग होती है वहां के नंबर है, और इसमें पूरे नंबर है। इसका मतलब एंडोमॉर्फिक में नीचे तो मार्क्स बढ़ते नहीं है, ऊपरी मार्क्स बढ़ते हैं। इनमें बीच में मार्क्स बढ़ते हैं और इनमें नीचे मार्क्स बढ़ते हैं। बात समझ आई? ओके, तो आदर्श स्केल क्या लिखा? 4 4 4 बताई शेल्डन ने। आदर्श स्केल 444 नहीं होगा, 4 बताई। ये एक एक्स्ट्रा बात याद रखें, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना? एक तरीके से न्यूमेरिकल है, तो आपको ऐसे याद रह जाएगा। बोलो सुनीता, है ना? ठीक है? ओके, थैंक यू।